साथियों आइए पहले कुछ वीडियोस देखते हैं। दक्षिणामूर्तिः शिवस्य रूपमस्ति। एषः मूर्तिः अष्टान् विशेषान् दर्शयति इति श्रीदयानन्द सरस्वती सूचितवान्। अस्माकं पाकशालायाम् आगच्छन्तु सुस्वागतम्। आवाभ्यां मुख्यतया देवदर्शनार्थं मन्दिरं गम्यते। सत्यमुक्तं चेत् न केवलं देवदर्शनार्थं किन्तु देवप्रसादार्थमपि। उषसि काकाः सर्वे अस्माकं गृहे भोजनार्थं समायान्ति। चतुराः काकाः शनैः शनैः उड्डीय आगमिष्यन्ति। अस्मिन् मेरुप्रस्तारे कुत्र प्रश्नस्य उत्तरमस्ति? पञ्च अक्षराणि सन्ति किल? पञ्च अक्षराणि, अतः पञ्चमां पङ्क्तिं गच्छामः। गुरुत्रयं किल? अतः सुशास्त्रे चरन्तम् धन्यवादः, नमो नमः। साथियों जिन बच्चों को आपने देखा ये बच्चे फराटेदार संस्कृत बोलते हैं, फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं और न केवल मैथ्स में बल्कि म्यूजिक में भी पारंगत हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये वीडियोस क्यों दिखाई, इसमें इतना खास क्या है? टैलेंटेड बच्चे तो भारत के हर कोने में मिल जाएंगे, लेकिन साथियों आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बच्चों को कभी स्कूल नहीं भेजा गया। 20 साल तक इनको टीवी और मोबाइल से दूर रखा गया। आप में से कुछ लोगों को तरस भी आ रहा होगा, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इन बच्चों के साथ तो ज्यादती की गई है, इन्हें तो किताबी कीड़ा बनाकर रख दिया गया, ये तो अब बुरी तरह से फेल हो गए होंगे। लेकिन साथियों आज ये बच्चे अमेरिका के टॉप यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड से एरोस्पेस इंजीनियर्स हैं। तो साथियों सोचने वाली बात है कि दूसरे बच्चे जो इतने महंगे महंगे स्कूल्स में पढ़ते हैं वो नालायक क्यों निकल रहे हैं? तो साथियों कमी बच्चों में नहीं है, कमी हमारे एजुकेशन सिस्टम में है। पहला हमारा एजुकेशन सिस्टम सक्सेसफुल लोगों को बनाने के लिए है ही नहीं। आप कितने भी टैलेंटेड हो, अगर आपने वही सीढ़ी नहीं चढ़ी है तो आपको कोई एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। दूसरा, स्कूल्स को ना तो आपके बच्चों की परवाह है और ना आपको ही। स्कूल्स को तो बस आपसे पैसा चाहिए और आपको उसको देने के लिए पैसा कमाना है। आप दोनों लोग पैसा लेने देने में बिजी हैं और बच्चों की परवाह कोई नहीं कर रहा। यही सैड रियलिटी है और इसी सैड रियलिटी को लेकर आज का पॉडकास्ट आपकी आंखें खोल देगा। क्योंकि आज से एक पीढ़ी पहले हमारे माता पिता सोचते थे कि हमारे बच्चे स्कूल जाएं, रोज स्कूल जाएं। आज की पीढ़ी सोचती है कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल जाएं। लेकिन अगर स्कूल में ही बच्चों के भविष्य खेला जा रहा है, उनमें कुसंस्कार डाले जा रहे हैं, तो क्या किया जाए? इसी घिसे पिटे सिस्टम को लेकर और किस तरह से ये बच्चों के भविष्य को खराब कर रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव मल्होत्रा जी। राजीव मल्होत्रा जी को इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आज भारत में इंडियन कल्चर को लेकर, इतिहास को लेकर, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को लेकर कोई आवाज अगर सबसे बुलंद है तो राजीव मल्होत्रा जी की है। आपने उनकी ब्रेकिंग इंडिया, बीइंग डिफरेंट, इंद्राज नेट, द बैटल फॉर संस्कृत जैसी पुस्तकें अवश्य पढ़ी होंगी। वो अकेडमिया से कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, लेकिन 44 साल की एज में उन्होंने अपनी आईटी की जॉब छोड़कर इन्फिनिटी फाउंडेशन की स्थापना की, जिससे वो भारतीय युवाओं में भारत की चेतना को जगा पाए। और हमारे साथ इस पॉडकास्ट में इन बच्चों की माता भी जुड़ रही हैं, श्रीमती विजया विश्वनाथन जी, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स से इंजीनियरिंग की और फिर वॉर्टन बिजनेस स्कूल से एमबीए किया। उन्होंने अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर में मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस सेक्टर में काम भी किया। लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये अनुभव हुआ कि इस यात्रा में सभ्यतागत चीजें उनसे छूट गई और उन्होंने अपनी कल्चरल क्लॉक को रिवर्स करने के लिए अपने बच्चों को ऐसे वोकिज्म से ग्रस्त स्कूलों से बाहर निकालकर स्वयं से और गुरुकुलों के आचार्यों के माध्यम से शिक्षित किया और आज ये बच्चे अपनी अपनी फील्ड में टॉप पोजीशन पर हैं। तो आज के पॉडकास्ट से आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं और शायद बच्चों की शिक्षा को लेकर सजग भी हो जाएं। तो साथियों आप सभी हाइपर क्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बिना किसी विलंब के आज के पॉडकास्ट को प्रारंभ करते हैं। मास्टरबेशन सिखा रहे हैं बच्चे को कि आपको अपने को यहाँ टच करो, वहाँ टच करो, फिर बातचीत करो कि क्या फील हुआ। गलत संस्कार डाले जा रहे हैं। क्या सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में नहीं दी जानी चाहिए? एजुकेट नहीं कर रहे, उनको इंटरेस्ट डलवा रहे हैं। विजय जी आपने अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजा। हम तो सब कुछ देखा है, आई मीन आईवी लीग देखा है और सब, उसमें कुछ बड़ी सी बात नहीं है। मेरा बच्चा हुआ सो मैंने निर्णय किया कि डिफरेंट पाथ लेके हम शिक्षण करेंगे। मैं भी उनके साथ सहपाठी थी। जो हॉलीडेज चाहिए वो हम ले सकते हैं, सो कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अभी की जनरेशन को मैं देख रहा हूँ उनको स्पेलिंग्स आती ही नहीं, अब लोग कुछ याद ही नहीं करते हैं। CIA इंडिया के बारे में रिसर्च कर रही थी कि शायद जो योगीज हैं इनके खूब शायद पावर हो और ये पावर की शायद मिलिट्री फायदा हो सकता है। एक आदमी था लोजानॉफ, ये न्यूरो साइंटिस्ट था, उसने आके फिर रिपोर्ट लिखी, इतनी पावर तो कोई दिखाई नहीं
नहीं थी, लेकिन ये मेरे को हैरानी हुई कि इन लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी, न्यूरो साइंस के अनुसार इतनी मेमोरी हो ही नहीं सकती। तो आप ओवर स्टिमुलेशन की बात कर रही थी, आपने बोला कि जब आप बच्चों को बुक भी लेती हैं या कुछ पढ़ाती भी हैं तो आप कोशिश करती हैं कि बहुत ढेर सारे चित्र ना हों। नई शिक्षण में अमेरिका में भी 2 लाइन का पोएम लिखो ऐसा बोलते हैं, वेराज क्लासिकल शिक्षण में वो बोलते हैं नहीं, पहले 500 अच्छा वाला काव्य कंठस्थ करके उसके बाद अपने आप समझ आएगा तुम लायक नहीं हो। ऐसे में संस्कृत को मेन स्ट्रीम कैसे हम सिखा सकते हैं? निर्मला सीतारामन, उनको आप प्रपोजल दें कि आप 20% तक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग को हायर करो ना, तो उसमें टैक्स रिबेट मिल जाएगी। आपके बच्चों के दोस्त नहीं होंगे? आपके मन में क्यों ऐसा ठीक लगता है कि एक 8 साल का बच्चा अन्य 8 साल बच्चों के साथ यही ऑप्टिमल सोशलाइजिंग है? यूएस ने चैट जीपीटी दिया, चाइना ने डीप सीक दिया, इंडिया हिंदू मुस्लिम करते रह गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंस बढ़ रही है, चेतना नहीं आ रही। हमको सोचना चाहिए कि हम चेतना से कुछ ऐसी चीज कर सकते हैं जो इंटेलिजेंस नहीं कर सकेगी। देखिए, जो चेतना चीज है इसकी साइंस तो हमारे पास ही है, सिर्फ ये रिलीजन नहीं है, ये कुछ और ही चीज है। राजीव जी, विजया जी, आपका स्ट्राइकिंग थॉट शो पर स्वागत है। आप दोनों समय निकालकर इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, इसके लिए मैं भी बहुत आभारी हूँ। तो एपिसोड कार्यक्रम से सबको पता ही है कि हम भारतीय संस्कृति, शिक्षा पद्धति, गुरुकुल आदि पर चर्चा करेंगे। अगर आप इंडियन पेरेंट्स की बात करें तो एक जगह जहाँ वो सबसे ज़्यादा सतर्क रहते हैं वो अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर रहते हैं। दुनिया भर की चीज़ों पे टीवी में कुछ भी चल रहा हो वो बातें हो जाती हैं, लेकिन जब बात घर पर आती है, अपने ऊपर आती है, अपने बच्चों पर आती है, तो सबसे ज़्यादा सतर्क रहते हैं। उसमें भी अगर एजुकेटेड हैं पेरेंट्स तो ज़्यादा सतर्कता आती है, वरना फिर वो भेड़ चाल चलती है कि जो जैसा कर रहा है वैसा ही करते हैं। इसमें विजया जी मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप इंस्पिरेशनल हो, क्योंकि जैसे मैं आपकी स्टोरीज़ को देख रहा था और आपके जीवन को पढ़ा, जहाँ आप इतने सक्सेसफुल रहे हो, उसके साथ साथ आपने अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजा, होम स्कूलिंग कराई। हो सकता है कि वो डिसीज़न उस समय आपके लिए बहुत टफ रहा हो, बहुत से लोग इस पर बहुत ढेर सारी चीज़ें बोलने वाले हों, लेकिन अभी जब मैं आपके बच्चों को देखता हूँ कि फराटेदार संस्कृत बोलते हैं, गणित शास्त्र जानते हैं, संगीत शास्त्र जानते हैं, फिर स्टैनफोर्ड जाते हैं, उसके साथ साथ एरोस्पेस में इंजीनियरिंग करते हैं, तो ये जो एक फैसिनेशन आता है कि ऐसा हुआ क्या। इसमें 2 प्रश्न हैं, क्विकली हम लेंगे। पहला कि वो क्या ट्रिगरिंग मोमेंट था, ऐसा आपको शिक्षा में क्या कमी दिखी एजुकेशन फॉर्मेट में, सिस्टम में, कि आपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। और इसमें दूसरा ये है कि आपने फिर उस सिस्टम को कैसे खुद से डेवलप किया या आउटसोर्स किया, कहाँ से ये चीज़ हुई जो लोग सीखना चाहते हैं? जब मैं मेरे गुरु से मिलन हुआ, श्री दयानंद सरस्वती, सो मैं वेदांत पढ़ने लगी। और उसके बाद जब वेदांत में प्रवेश हुआ सो पता चला कि संस्कृत का ज्ञान भी जानकारी चाहिए। और सो जब संस्कृत में गए सो देन मीमांसा शास्त्र जाना चाहिए, व्याकरण को जानना चाहिए और तर्कशास्त्र जाना चाहिए, मूल ग्रंथ को पढ़ने के लिए और जाने के लिए। सो मुझे तो बहुत सक्सेसफुल करियर था और विदेश जाके बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय में मैं पढ़ी, लेकिन सभ्यता के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। सो बहुत दुख का बात था वो। सो इसीलिए मैंने जब मेरा बच्चा हुआ सो मैंने सोचा कि ऐसा स्थिति उनको नहीं होना चाहिए। सो इसीलिए मैंने निर्णय किया कि कुछ भी हो, हम तो सब कुछ देखा है, आई मीन आईवी लीग देखा है और सब, उसमें कुछ बड़ी सी बात नहीं है। सो एक डिफरेंट पाथ लेके हम शिक्षण करेंगे। सो मैं भी उनके साथ सहपाठी थी आरंभ में। संस्कृत में भी पढ़ने शुरू किया मेरे ज्येष्ठ पुत्र के साथ, और वो आगे गए, मैं तो रुक गई। सो क्या कमी नहीं है आधुनिक शिक्षण में, लेकिन कुछ भी उचित नहीं है जब हम कंपेयर करें हमारे शास्त्र से। सो और जो हॉलीडेज़ चाहिए वो हम ले सकते हैं। हम सरस्वती पूजा मान सकते हैं, वसंत पंचमी आज है सो वसंत पंचमी को मना सकते हैं।
और मुहर्रम को नहीं। सो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और समय का सदुपयोग कर सकते हैं। आधुनिक शिक्षा अलॉन्ग विद भारतीय शिक्षण दोनों साथ में कर सकते हैं अपने मन के अनुसार, सो इसीलिए जो आदमी होम स्कूल करते हैं वो पहला कुछ घबराते हैं, बट लेकिन जब वो 3-4 महीने के बाद वो पीछे नहीं मुड़ते। ऐसा है वो रास्ता। तो आपको इसमें खुद से कितनी ज़्यादा कमिटमेंट रखनी पड़ेगी एक पेरेंट्स को? कमिटमेंट ऐसा मैं नहीं देखती, बिकॉज मेरा भी दोबारा स्कूल का टाइम था। सो जो ये होम स्कूल सबके लिए नहीं, जो चाहते हैं शिक्षण और स्वयं पढ़ना भी चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। सो मैं ऐसा नहीं लूँगा ये कमिटमेंट है, टाइम देना है, ये जस्ट रास्ता है जीवन का। सो ऐसा सोचते हैं। सो उतना नहीं। आजकल ऑनलाइन क्लासेस है, ट्यूशन है, ऑनलाइन कोर्सेज है, AI द्वारा कोर्सेज भी है, गुरुकुल भी है। हाँ, हम अन्वेषण करने से मिल जाता है। भारत में बहुत अच्छा सा गुरुकुल भी है व्याकरण शास्त्र के लिए इत्यादि। बुक में भी हम पुस्तक में ये लिखा है केस स्टडी के रूप में। बिलासपुर में एक गुरुकुल, व्याकरण का गुरुकुल कितना अच्छा ढंग से चल रहा है। सो ऐसा बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल है। सो हमको खोज के ढूंढ के उपयोग करना पड़ता है। राजीव जी आपके पास आएंगे। मैम से अभी मेरे और भी प्रश्न हैं, क्योंकि ये इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि इसमें बहुत से ऐसे पहलू हैं जो लोग जानना चाहते हैं। और फिर बच्चों का जो एंड रिज़ल्ट क्या हुआ वो भी जानना चाहते हैं, और प्रक्रिया क्या थी, किस तरह से मैनेज करते थे। पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपकी बुक आ रही है हु इज़ रेजिंग योर चिल्ड्रन, जहाँ पर आप एक मुद्दा उठा रहे हैं कि एजुकेशन एक्चुअल में किस तरह की होनी चाहिए, और क्या हम सोच रहे हैं घर बैठ के और क्या मिल रहा है, उसमें क्या डिफरेंस है। राजीव जी, इस बुक के थ्रू जब मैं जा रहा था तो इसमें बार बार ये हमें पता चल रहा था कि आज की जो एजुकेशन है उसको ओवरली सेक्सुअलाइज किया जा रहा है। तो इसमें मेरा पहला प्रश्न ये बनता है कि क्या सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में नहीं दी जानी चाहिए? नहीं, सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, पर ये सेक्सुअलाइजिंग कर रहे हैं। सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए कि सेक्स के बारे में बच्चे को मालूम होना चाहिए, और वो भी एज के मुताबिक होना चाहिए। सेक्सुअलाइजिंग का मतलब अलग है, मतलब उनको सेक्स में इंटरेस्ट डलवा रहे हैं, एजुकेट नहीं कर रहे, उनको इंटरेस्ट डलवा रहे हैं। मास्टरबेशन सिखा रहे हैं बच्चे को कि आपको अपने को यहाँ टच करो, वहाँ टच करो, फिर बातचीत करो कि क्या फील हुआ। उनको संस्कार, गलत संस्कार डाले जा रहे हैं। तो ये सिर्फ शिक्षा नहीं है, ये उनको चेंज किया जा रहा है, उनको मॉडिफाई किया जा रहा है, सेक्सुअलाइज किया जा रहा है बच्चों को। ये प्रॉब्लम है, और ये अमेरिका में प्रॉब्लम चली है। ये तो इससे बड़ी बात है। बात ये है कि उनका कहना ये है कि जो बच्चा जब पैदा होता है वो एक इंडिपेंडेंट सिटीज़न है, उसके अलग ह्यूमन राइट्स हैं। ह्यूमन राइट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, और स्कूल के द्वारा वो उनको सिखाए जा रहे हैं अपने तुम्हारे क्या राइट्स हैं। तो उन ह्यूमन राइट्स में सेक्सुअल राइट्स भी है बच्चे के। सेक्सुअल राइट्स में है डिज़ायर, प्लेजर राइट्स है आप बच्चे का, हर एक इंसान का। तो वो उनको सिखाना पड़ेगा, जैसे आप उनको मैथमेटिक्स सिखाते हैं उनको सेक्सुअल राइट्स भी सिखाने पड़ेंगे। अब हमारी संस्कृति अलग है। हमारी संस्कृति है कि ये मदर फादर का काम है, बच्चों का, टीचर का काम नहीं है, और ये गवर्नमेंट का कोई इसमें हाथ नहीं होना चाहिए। हमारी कल्चर है, ऐसे है ना। पेरेंट्स सिखाएंगे, जब भी सिखाएंगे, जैसे भी सिखाएंगे, इसमें स्कूल की बात ही नहीं है, ये ऐसे है ना। लेकिन उनका सिस्टम ये है कि देखो, यदि आप पेरेंट हो और आप इंटरफियर कर रहे हो तो ये आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, क्योंकि उसका ह्यूमन राइट आप डिनाई कर रहे हो। वो इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट है उसका ह्यूमन राइट आपके अंडर नहीं है। आप ये मत समझो कि वो मेरा बच्चा है इसलिए जो भी उसका राइट है मैं दूंगा। आप देने वाले कोई नहीं, उसका राइट तो है, और गवर्नमेंट देगी उसका राइट, आप नहीं देंगे। और यदि आप उसके ह्यूमन राइट के विरुद्ध जाएंगे तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी, और वो एक्शन आपके साथ क्रिमिनल केस चला सकती है और बच्चे को आपसे अलग भी कर सकती है। ये हो रहा है काफ़ी कुछ। तो ये जो सेक्सुअलाइजिंग की बात है,
ये तो एक एग्जांपल है, पर इस मतलब एक बार आप एक्सेप्ट कर लो कि हमारी सोसाइटी में जो बच्चे हैं ये स्टेट ओन्ड हैं, हमारे हम नहीं उनको, दे डोंट बिलोंग टू मी, हमारे नहीं हैं, वो स्टेट के हैं, क्योंकि वो बचपन से ही उनके अलग राइट्स हैं। ये एक नई चीज़ है हमारी कल्चर के लिए, नई चीज़ है, क्योंकि हमारे लोग समझते हैं कि ये मेरा बच्चा तो मेरा ही है। तो तभी हमने इसका टाइटल रखा हु इज़ रेजिंग योर चिल्ड्रन। एक्चुअली उसके नीचे एक और भी कह सकते हैं हु ओन योर चिल्ड्रन। यू ओन योर चिल्ड्रन, आप मालिक हैं, वो गवर्नमेंट मालिक है। ये मार्क्सिस्ट थिंकिंग है, लेफ्टिस्ट थिंकिंग है कि स्टेट जो है ना, सब कुछ स्टेट ही जानती। मार्क्सिस्ट के मुताबिक तो प्रॉपर्टी भी स्टेट ही की है, वो भी आपकी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो हमारी संस्कृति में फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तोड़ना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम है हमारी। अब ये इंडिया में भी आ रही बात, इंडिया में बात आ रही है, इसको वोक कहते हैं अमेरिका में, जो बहुत अल्ट्रा लेफ्टिस्ट ये बातें हम कर सकते हैं। तो वोक जो है, हमारे चीफ जस्टिस जो थे चंद्रचूड़, वो वोक के बारे में बात करते थे, वो वोक को प्रमोट करते थे। और अब ये उनके बाद भी ये जुडिशरी में आ गई है, लॉज पास किए जा रहे हैं। और यूनाइटेड नेशंस ने एक चीज़ निकाली है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि नेचर को सस्टेन करना, नेचर को ठीक रखना ताकि नेचर ख़राब ना हो जाए, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ह्यूमन राइट भी डाल दी गई है। तो इसको SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कह रहे हैं। 2030 तक सारे कंट्रीज़ को ये अचीव करना है। इंडिया ने भी साइन कर दिया। उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो सस्टेनेबिलिटी है वो ह्यूमन राइट्स भी आ गई है। और ह्यूमन राइट्स के अंदर फिर एजुकेशन आ गया है कि भी एजुकेशन इज़ राइट। और उसके अंदर सेक्शुलाइज करना चिल्ड्रन को एक ह्यूमन राइट है और एजुकेशनल राइट आ गया है, मतलब उनका हक है। तो ये सारे कंट्रीज़ ने जिन्होंने साइन किया है अब वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब 2 तरह की कंट्रीज़ हैं, और ये जो SDG है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें लिखा हुआ है, एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हर कंट्री अपने नेशनल लॉज के मुताबिक इम्प्लीमेंट कर सकता है। लेकिन इंडिया ने फॉरेन लोगों से आउटसोर्स करके ये कोर्स चालू कर दिए। इसके बारे में पुस्तक में काफ़ी कुछ लिखा है। चाइना ने सेक्स एजुकेशन अपनी तरीके से ही की है, क्योंकि उनका लॉ क्या है कि हम अपने तरीके से करेंगे। और चाइना में सोशल जस्टिस सिखाते नहीं, वो कह रहे हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट की लॉज हैं वही सोशल जस्टिस है। सो इस तरह से कई चीज़ें और भी हम बता सकते हैं सेक्सुअलाइजिंग के अलावा। ग्लोबल सिटीजनशिप क्या है, ये भी स्टैंडर्ड है एजुकेशन का। यूनेस्को इंडिया में ले आई है, ये यूएन के ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में वो भी है। तो इस तरह से जो एजुकेशन सिस्टम यहाँ है, वो विदेश से जो ग्लोबलिस्ट्स हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इन्फ्लुएंस है, यूनेस्को का इन्फ्लुएंस है, ये प्लान्ड पेरेंटहुड जो फैमिली प्लानिंग करवाती है फॉरेन तरीके से, उनके मुताबिक इन चीज़ों का जो इन्फ्लुएंस है हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हमारे लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम। और ये NEP ने और दरवाज़ा खोल दिया। NEP ने इस चीज़ों को इनवाइट कर दिया है। ये प्रॉब्लम है इसमें। अब इशू ये है कि हमें ऊपर से देखने में चीज़ें अच्छी लगती हैं। हाँ, कि ग्लोबल सिटीजनशिप की बात हो रही है। हाँ, बहुत अच्छा। Human हमारे rights बच्चे की होते हैं ग्लोबल सिटीजन तो होना ही चाहिए। पर ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में वो ये कहा है कि जो ग्लोबल सिटीजन है वो एक इंटरनेशनल वैल्यूज़ में चलेगा, अपने देश के वैल्यूज़ में नहीं चलेगा, इंटरनेशनल वैल्यूज़ पे चलेगा। तो हिंदुत्व के अगेंस्ट ये इंडियन डेमोक्रेसी ठीक है नहीं है, वो बाकी वो लोग फैसला करेंगे। कई लोग कह रहे हैं, जैसे सोरस वाले लोग हैं, जैसे लोग हैं, कह रहे हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी ठीक नहीं चल रही। अब वो फैसला करेंगे। उन्होंने इंडेक्स बना रखे हैं, वो इंडेक्स के मुताबिक आपको इवेलुएट करते हैं। आपकी कंपनी इंडेक्स में 0 to 10 कहाँ पर है, क्या रैंक है, कंट्री की क्या रैंक है, आपके मीडिया हाउस की क्या रैंक है, ये इंडेक्स के साथ आपको इवेलुएट करते हैं। तो और उसके मुताबिक आपकी फंडिंग होगी या नहीं होगी,
उसके मुताबिक आपकी आपकी क्या रैंकिंग होगी वर्ल्ड में, ये वो लोग फैसला कर रहे हैं। इसका मतलब जो इंडेक्स है वो धर्मा इंडेक्स नहीं है, वो उनका इंडेक्स है। या तो होना कि हम धर्मा इंडेक्स बनाएं, हम अपना धर्मा इंडेक्स बनाएं और फिर हम उसके मुताबिक चलें। हम धर्मा इंडेक्स के द्वारा कहें ये महिंद्रा का क्या लेवल है, टाटास का क्या लेवल है, फलानी पार्टी का क्या लेवल है, फलानी मीडिया का क्या लेवल है, फिर तो वो बात हुई ना, वो हमारी संस्कृति के अनुसार चलेगा। पर ये हमने इंडेक्स नहीं बनाया, हमने इंडेक्स जो भी उन्होंने बनाए उनको पकड़ के हम भी चल गए हैं उसके पीछे। अब ये ESG है, एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस, वो एक इंडेक्स है। वो मैकिन्जी और अर्नस्ट एंड यंग और प्राइस वाटरहाउस, ये जो फॉरेन कंपनीज़ हैं, मोस्टली अमेरिकन कंपनीज़ हैं, वो आके ऑडिट करती हैं, हर एक कंपनी को इंडिया में ऑडिट करती हैं और उसका क्या इंडेक्स लेवल है, क्या रैंकिंग है, उनको मार्क्स मिलते हैं। एक तरह का आप समझिए वो इम्तिहान है और वो लोग एग्जामिनर हैं, वो लोग आपको नंबर देंगे और हम उसके पीछे चल रहे हैं। और जो हमारी एजुकेशन सिस्टम वो भी वही रेट कर रही है। तो इसलिए जो वो पढ़ाएंगे, वो जो वो हमको करिकुलम देंगे, हम पकड़ लेंगे कि इससे हमको फ़ायदा हो जाएगा। तो हम एक तरह के इंडेक्स के गुलामी बन गए हैं। इंडेक्स कॉलोनाइज कर रहे हैं, फॉरेन इंडेक्स हमको कॉलोनाइज कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। आपने बोला कि सेक्स एजुकेशन आवश्यक है या नहीं, सो हम भी मानते हैं सेक्स एजुकेशन का एक रोल है। पहले तो सेक्स एजुकेशन में प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, गर्भपात, वो सब चीज़ है। HIV इन्फेक्शन क्या है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं और रिस्क्स क्या है, ये सब सेक्सुअल हाइजीन के बारे में सिखाते हैं। सो वो पहला वाला सेक्स एजुकेशन था। बट उसके डायरेक्ट विरुद्ध है ये कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन। सो मार्क्सिस्ट लोग तो शब्द को लेके वो खेल सकते हैं। सो सेक्स एजुकेशन एक बात है, रिस्क अवर्स, रिस्क्स एंड नॉलेज है वो कैसे ये सब प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन वो विरुद्ध है उसके। वो तो अपने सेक्सुअल इच्छाओं को पूरी करना, मास्टरबेशन करना। जब एक माइनर सेक्सुअल एक्टिविटी को इनिशिएट करता है, अपने आप इनिशिएट करता है अडल्ट के साथ, वो ठीक है। ये है उसका दृष्टिकोण। सो ये बहुत डेंजरस है। पहले ऐसा कुछ आता है और शीघ्र में वो सब लोग कुछ भी चलता है सेक्स के बारे में। सो यही है कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन का खतरनाक का चीज़ है। तो क्या ये एक रीज़न था जब आपने बच्चों को स्कूल से निकाला था? नो, उस समय ऐसा नहीं हुआ। मैंने तो सभ्यता, सिविलाइजेशन के बारे में, भाषा के बारे में अब मेरा हिंदी भी अच्छा नहीं है। सो आप जानते हैं मैं तो इंग्लिश मीडियम से मेरा शिक्षण हुआ। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो मान के मैंने भारतीय शिक्षण दिया, सो कल्चरल क्लॉक को थोड़ा रिवर्स करने के लिए। तो बच्चे कितने बड़े रहे होंगे उस समय? मेरा बच्चे तो किंडरगार्टन से कॉलेज तक अच्छा, बहुत छोटे ही थे। छोटे ही थे, हाँ छोटे ही थे। सो उसका करिकुलम डिज़ाइन करना और सो मैंने तो बहुत अन्वेषण किया कि कौन संस्कृत में अच्छा पढ़ाता है, कौन व्याकरण में पढ़ाता है। सो ऐसा मेरा भी इंटरेस्ट है इस चीज़ में। सो थोड़ा सा ग्रुप क्लासेस होंगे, थोड़ा सा 1-on-1 ट्यूटरिंग होगा, सेल्फ स्टडी भी होगे। सो ऐसा एक मिक्स करके जो शास्त्र पढ़ना है उसको हम लेके हम करेंगे। और तीन महीने के लिए एक ही शास्त्र पढ़ेंगे कंटिन्यूटी के लिए। सो ऐसा कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होता है। तो आप US में थे तब? US में प्रारंभ तो USA में किया और देन इधर आके जब वो 9 साल का था, सो हम इधर आके इधर शिक्षण कंटिन्यू किया। तो यहाँ पर जब आप आए तो
ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी ट्यूटर्स घर पे आते हैं? हाँ, सो एक समय में एक श्रीरंगम से एक आचार्य अलंकार शास्त्र पढ़ाता था। चेन्नई में साक्षात व्याकरण शास्त्र पढ़ने के लिए और एक अध्यापक था, और संस्कृत संभाषणम के लिए संस्कृत भारती द्वारा संस्कृत संभाषणम के लिए वो गए। सो ऐसा तो आप अलग अलग जाके रुकते अलग अलग थे? जाके इंडिविजुअल क्लासेस भी था, ग्रुप क्लासेस, और ये वो भी शिक्षण देते थे छोटे बालक के लिए, छोटे स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए। सो उस एक्सपीरियंस भी उसके पास था। आपकी मेहनत सफल भी हुई है जिस तरह से बच्चे आगे निकले हैं। हम आप पर आएंगे, और भी प्रश्न हैं। इसमें संस्कृत की बात उठी है, मैं राजीव जी आपसे पूछना चाहूँगा, जब आज हमारी एजुकेशन पॉलिसी ऐसी, इनफैक्ट एनईपी से भी मुझे लग रहा है कि बहुत खुशी नहीं हुई है। एनईपी के बाद भी जब आज भी एजुकेशन इस प्रकार की है कि जो एम्प्लॉयमेंट ड्रिवन ही है, कि बच्चे को एम्प्लॉयमेंट चाहिए और उस तरह की स्किल्स वो कॉलेज नहीं देगा तो कहीं ना कहीं से सीख के एम्प्लॉयमेंट लेगा, ऐसे में संस्कृत को मेन स्ट्रीम कैसे हम सिखा सकते हैं जब संस्कृत में वो पोटेंशियली बच्चे को नहीं दिखेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए? इसके पीछे की कुछ ये सिर्फ संस्कृत का प्रॉब्लम नहीं है, सब लैंग्वेजेस का है। जब भी आप कॉर्पोरेट जॉब में जाओ, इंटरव्यू में वो देखना चाहते हैं इसको इंग्लिश कितनी आती है। एचआर डिपार्टमेंट इंग्लिश को प्रेफर करेगा। चाहे आपने इंजीनियरिंग करनी है, चाहे आपने मेडिसिन करनी है, तो वो तो सब्जेक्ट तो टेक्स्ट बुक्स तो इंग्लिश में ही होती हैं। सो संस्कृत तो छोड़ो, हिंदी में भी, मराठी में, बंगाली में, तमिल में टेक्स्ट बुक्स नहीं है। और प्रोफेशनल जॉब करने के लिए, किसी कंपनी में जॉब करने के लिए, खासकर कोई बड़ी कंपनी हो जो इंग्लिश स्पीकिंग है, उसको प्रेफरेंस दी जाती है। तो मेरा कहना ये है कि जैसे कास्ट, कई उन्होंने कहा कि जो लोग लोअर कास्ट है वो उनको हेल्प करने के लिए उनके लिए कोटा होना चाहिए, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो ये भी होना चाहिए कि जो लोग नॉन इंग्लिश स्पीकिंग उनका भी कोटा होना चाहिए। ये मिसेस जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, निर्मला सीतारामन, उनको आप प्रपोजल दें कि एक 20% कोटा होना चाहिए कंपनीज़ को, कि आप 20% तक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग को हायर करो ना, तो उसमें टैक्स रिबेट मिल जाएगी। तो फिर वो कोटा तो हमारी आईकेएस को बढ़ाएगा। तो ये तरीके होने चाहिए ना। आप आईकेएस का प्रॉब्लम आजकल ये है, कॉलेजेस में आईकेएस एक तरह की जैसे झुग्गी झोंपड़ी अलग कर दी होती है ना, शहर में लोग रह रहे हैं तो उनको इंटीग्रेट नहीं करते, जो नौकर लोग हैं, ड्राइवर लोग हैं, उनकी अलग झुग्गी झोंपड़ी हो जाती है, ठीक है ना, उसको घेटो कहते हैं। अब ये आईकेएस एक तरह का घेटो बन गया कॉलेज में, अलग से एक डिपार्टमेंट है, वो उसको वो पूरा करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या करो, इसलिए वो आईकेएस का सिखाते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग, जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिखाते हैं उसमें कोई आईकेएस नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई आईकेएस नहीं है, केमिस्ट्री में नहीं है, फिजिक्स में नहीं है, वो डिपार्टमेंट अलग चल रहे हैं। मेन स्ट्रीम तो वही हो गया ना, आईकेएस एक मेन स्ट्रीम से अलग उन्होंने शुरू कर दिया। अब इससे आईकेएस आगे नहीं बढ़ेगा। इस आईकेएस के द्वारा ही उनको सिखाना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम आईकेएस के मुताबिक होना चाहिए। इस वक्त नहीं है, इस वक्त वेस्टर्न आइडियोलॉजी के मुताबिक चल रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम। और आईकेएस के द्वारा पॉलिटिकल साइंस, आईकेएस के द्वारा सोशल साइंस, आईकेएस के द्वारा हेल्थ, मेडिसिन, सारी डिसिप्लिन जितने भी हैं वो आईकेएस के साथ ही होने चाहिए। चाइना में ये ऐसे कर रहे हैं कि जो उनकी नॉलेज सिस्टम है, उनकी कल्चर है, उसको उस फाउंडेशन में और उनकी अपनी लैंग्वेज में ही इंजीनियरिंग सिखाते हैं, कंप्यूटर साइंस सिखाते हैं, मेडिसिन सिखाते हैं। अब देखिए जर्मनी में जर्मन में सिखाते हैं सारे सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग। अब जर्मनी में इंजीनियरिंग तो बहुत बड़ी चीज़ है। जापान इंजीनियरिंग जापानीज़ में सिखाते हैं, फ्रांस में भी, रशिया में रशियन में सिखाते हैं। इंडिया ही है जहाँ पर हमको अपनी भाषा डिसएडवांटेज है। यदि आपने कोई प्रोफेशनल कुछ सीखना है तो वो तो इंग्लिश से सिखाएंगे। जो आपको जितनी भी अपनी भाषा आती है वो कल्चर के लिए है, बातचीत करने के लिए है, गाने वाने के लिए है, डांस वांस पार्टी वार्टी के पर आपका जो प्रोफेशन है वो तो इंग्लिश में ही चलेगा। ये सीरियस बात है, ये सीरियस बात है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये नॉन इंग्लिश जो अपनी भाषा, जो भी अपनी किसी की भाषा हो, रीजनल लैंग्वेज हो, संस्कृत हो, कुछ भी हो, उसका कोटा होना चाहिए। उसका एक
उतने % जॉब्स का कोटा होना चाहिए और उनको टैक्स इंसेंटिव मिलना चाहिए, गवर्नमेंट उनको टैक्स इंसेंटिव दे, ताकि ये भी हम इनकरेज कर सकें। राजीव जी, आपने IKS की बात की, इंडियन नॉलेज सिस्टम की। मतलब मैं जो समझ पाया कि इंडियन नॉलेज सिस्टम ना रहकर इंडियन नॉलेज सब्जेक्ट बन के किनारे रह गया है, कि एक अलग सब्जेक्ट ही अगर पढ़ना है तो पढ़ो, सिस्टम नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट इंडियन नॉलेज की तरह से जो हमारी विधाएं रही उस तरह से पढ़ाया जाए। बिल्कुल ठीक कह रही। इंडियन नॉलेज सिस्टम की जब हम IKS की बात कर रहे हैं, ये NEP का हिस्सा है? NEP में उसको कहा है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम सिखानी चाहिए, चाहिए। लेकिन ये नहीं कहा है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की बेसिस पर इंजीनियरिंग सिखाओ या इंडियन नॉलेज सिस्टम के बेसिस पर मेडिसिन सिखाओ, वो नहीं है। अब इंडियन नॉलेज सिस्टम अलग है, अब उसको हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक सब्जेक्ट में इंडियन नॉलेज सिस्टम आना चाहिए, सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए। इंडियन नॉलेज सिस्टम इम्प्लीमेंट करना बेटर है एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सेटअप में, या फिर जो अभी सनातन एजुकेशन बोर्ड आए या एक अलग ही बोर्ड आए वो ज़्यादा बेटर है? तो सनातन बोर्ड का मेरे को मालूम नहीं कि मतलब उसका क्या विचार है, वो क्या होगा। वो भारत की जो गुरुकुल पद्धति आदि है उस तरह से, और जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको इनकलकेट करके एक सिस्टम बनाया जाए, एक बोर्ड जैसे CBSE ICSE है, इस तरह का एक बोर्ड ही हो, तो वो मतलब ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा, ऐसा क्लेम कर रहे हैं। तो फिर जो कॉम्प्रिहेंसिव होगा तो ठीक होगा, लेकिन उसको प्रैक्टिकल होना चाहिए। उसको होना चाहिए कि हम इस बोर्ड के द्वारा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सिखा सकेंगे, हम नैनो टेक्नोलॉजी भी सिखा सकेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि कल्चर के कारण हम पीछे रह जाएं टेक्नोलॉजी में। अब देखिए चाइना में काफ़ी खूबी है, चाइना, जापान, जर्मनी, इस कंट्रीज़ में ये साइंटिफिकली एडवांस बहुत हैं, फ्रांस में बहुत एडवांस्ड है, लेकिन उनकी सारी जो इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, जो कुछ भी है, सब अपनी लैंग्वेज में ही है और अपने नॉलेज सिस्टम के मुताबिक ही है। अब ये इतना रेवोल्यूशन है होगा, ये इतनी आसान बात नहीं है। ये आपको मालूम हो गया तो हज़ारों लाखों बुक्स को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, फिर कितने हज़ारों टीचर्स को पैदा करना पड़ेगा ताकि वो सिखा सकें, और फिर इंसेंटिव देना पड़ेगा जॉब्स के लिए, ताकि ये ना हो कि लोग जो ग्रेजुएट कर रहे हैं वो उनको जॉब ही ना मिले। अब देखिए इंग्लिश टेक ओवर कर रही है। पंजाब में जहाँ से मैं आया हूँ, पंजाबी स्कूल बंद हो गए। बच्चों ये जो सब पेरेंट्स बच्चों को इंग्लिश स्कूल में लाना चाहते हैं, पंजाबी स्कूल बंद हो रहे हैं। अब ये क्या होगा? अब तो हम गलत रास्ते जा रहे हैं ना। एक तरफ से हम कह रहे हैं IKS, लेकिन अपनी लैंग्वेजेस में नॉलेज ही नहीं है। अब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुक निकाली कुछ साल पहले, इंग्लिश में बेस्ट सेलर बन गई, तो हमने कहा इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो। हिंदी में ऐसी मटेरियल है ही नहीं, तो लैंग्वेज इज़ नॉट इनफ, उसमें कंटेंट भी होना चाहिए और कंटेंट बड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। अभी जो IKS है वो बहुत बेसिक IKS है। हमने IKS 35 साल पहले शुरू किया था। हमने ये मोदी वेव नहीं है, हमारी वेव थी पहले ज़माने में हमारी वेव थी। अब वो वेव से मोदी को भी फ़ायदा हुआ, BJP को भी फ़ायदा हुआ। उस ज़माने में BJP लोग हमारे पास आते थे, हम उनको ट्रेनिंग देते थे। जब 2014 का इलेक्शन था, हमको BJP ने कहा था कि आके कुछ सेमिनार्स करो। हमने BJP हेडक्वार्टर्स में भी सेमिनार्स किए थे अपनी संस्कृति के बारे में, IKS के बारे में, इन चीज़ों के बारे में। तो 1990s में हमने ये अपना इंडियन नॉलेज सिस्टम का प्रोग्राम शुरू किया। उस वक्त कोई यकीन नहीं करता था, किसी को चाहिए भी नहीं था, कोई मानता नहीं था, हमारी बेइज्जती करते थे लोग कि ये क्या बोल रहा है उस ज़माने में। तो फिर हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पुस्तकें निकालेंगे। तो 14 वॉल्यूम्स हम निकाल चुके हैं, 14 वॉल्यूम्स निकाल चुके हैं आज से 15 साल पहले। उसमें मेटलर्जी है, सिविल इंजीनियरिंग है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है, एग्रीकल्चर है, ये सब चीज़ों का अलग अलग वॉल्यूम है। और हर एक वॉल्यूम इंडिया में बनी, इंडियन स्कॉलर्स ने की है, कोई विदेशी एक स्कॉलर भी नहीं आया। और हर एक वॉल्यूम 3-3 साल लगे बनाने में। और इंटरनेशनल लोगों को रिव्यू करने के लिए कि आप क्रिटिसाइज़ करो, आप बताओ इसके बारे में, वो भी चांस दिया और कई लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। तो उसके बाद फिर फाइनलाइज की गई। और हर साल हम ये इंडियन नॉलेज सिस्टम के बाद एक वर्कशॉप करते थे
कॉन्फ्रेंस करते थे, कभी एक डेक्कन कॉलेज में की, कभी आईआईटी में की, कभी राजस्थान में, कभी नैनीताल में, बीएचयू में, ऐसी जगह हमने काफ़ी की, ताकि बाकी जो लोग हैं वहाँ पर वो भी समझें। तो इससे काफ़ी जागृति पैदा हुई, काफ़ी ये इकोसिस्टम बना इंडियन नॉलेज सिस्टम का। तो उस वक़्त हमारा जो विज़न था वो पूरा नहीं हो सका। हमारा विज़न था कि पहली सीरीज़ होगी, पहले वॉल्यूम जो उतने बड़े होंगे वो होंगे टेक्नोलॉजी जो फिज़िकल चीज़ है, जो आप मेटलर्जी फिज़िकल है, उसका एविडेंस बड़ा क्लियर है। सेकंड होगा थियोरेटिकल साइंस, जो थियोरी की साइंस है, लाइक फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, उसका सीरीज़ होगा। तीसरा होगा लाइफ साइंसेस, जो मेडिसिन है, बॉटनी है, ऐसी चीज़ें, जूलॉजी है, उसके बारे में इंडियन नॉलेज सिस्टम होगा। नेक्स्ट सीरीज़ होगा फ़िलासफ़ी के बारे में। नेक्स्ट होगा सोशल साइंसेस के बारे में। अब देखिए सोशल साइंसेस जो है वो सबसे डेंजरस है। वो हमारी सारी नॉलेज तो कॉलोनाइज हो गई। लोग कहते हैं, लोगों का कहना है कि हिस्ट्री को चेंज करना चाहिए, जो हिस्ट्री है वो गलत है, उसको ठीक तरह से लिखना चाहिए। मैं मानता हूँ वो तो ठीक तरह से लिखना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोशल साइंस, क्योंकि सोशल साइंस जो है उसी से वो मार्क्सिज्म के बेसिस पर चल रही है। वहाँ पर मार्क्सिज्म का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सोशल साइंस, क्योंकि हमारे भारतीय सोशल साइंस नहीं है, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र इसके मुताबिक नहीं है। सोशल साइंस हमारी महाभारत में बहुत है, डिबेट्स हैं कैसे सोसाइटी को होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये हमने अपने शास्त्रों से, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार नहीं सोशल साइंस निकाली, अभी तक नहीं निकाली। कोई कोर्स नहीं है जो वैदिक सोशल साइंस का है। सारे जो कोर्सेज़ हैं, सोशियोलॉजी जो है, अभी भी जो एनसीईआरटी की किताबें हैं और जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, वो जो सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम है, उसमें सारे जो मेजर जो थिंकर्स हैं वो सब वेस्टर्न थिंकर्स हैं। तो इसका मतलब जो जिस तरह से सोसाइटी रन करेगी, वो जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, थिंकिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अभी भी वेस्टर्न है। तो सोशल साइंसेस को तो भी बदलना चाहिए। तो हमारे अनुसार जो हमारा विजन था, आईकेएस के इतने पार्ट्स हैं, इतने तरह तरह के लेवल्स हैं आईकेएस के, और इतने सब्जेक्ट्स हैं, तो हमारी फंडिंग नहीं थी। हमने वो 14 वॉल्यूम तो निकाल दिए, उसके बाद हमने नहीं किया। उस वक़्त हम बहुत ही इधर उधर गए, मिनिस्टर्स के पास गए, हम आईआईटी वालों के पास गए कि आईआईटी को ये फंड करना चाहिए, हम इंडस्ट्रियलिस्ट के पास गए कि इंडस्ट्रियलिस्ट करें। सब बोलते बोलते गए, किसी ने कुछ काम नहीं किया, हमारे लिए कोई हेल्प नहीं की। तो हमने जितना कर सकते थे कर दिया। लेकिन अब जागृति है कंट्री में, अब ये जागृति है कि होना चाहिए आईकेएस। लेकिन वो जागृति की जो बहुत लिमिटेड आइडिया है कि एक आईकेएस का सब्जेक्ट करो, उसमें बोल के हम बहुत ग्रेट थे, 5000 साल पहले हमने ये किया, वो किया, फलाना किया, ताकि लोगों में थोड़ी प्राइड है, प्रेस्टीज है, अपना थोड़ी कॉन्फिडेंस है। वो एक तरह की इमोशनल चीज़ है। तो उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इतने नहीं है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होने चाहिए। अब हमारी एक वॉल्यूम थी हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि ये जो पुराने ज़माने में वाटर हार्वेस्टिंग होती थी, ताकि जब बारिश ना भी आए बहुत सारा पानी होता था, टैंक्स होते थे, कुएं होते थे, तरह तरह की आर्किटेक्चर की, आर्कियोलॉजी की बात है। तो हमने ये एक पूरी वॉल्यूम निकाली कि जो वाटर मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, ये क्या साइंस है, आजकल क्यों ड्राउट होते हैं, क्योंकि गलत जगह पर उन्होंने वो टैंक बनाए, जिस तरह स्लोप है उसके मुताबिक नहीं बनाए। और जब ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने जो विलेज के गांव के लोग थे, जिनका काम था ये टैंक को साफ कर रखना है, टैंक की सेवा करनी है, और जो सेक्रेड ग्रोव्स कहते थे, जो पेड़ थे वो जो जिनमें वो जड़ियाँ बूटियाँ निकलती थी, जैसे नीम का पेड़ हर एक गांव में होता है, तो वो उन्होंने, ब्रिटिश लोगों ने वो निकाल दी चीज़ें। मतलब जिनका काम था उनको सरकारी जॉब दे दी और ये काम बंद हो गया। तो सारे टैंक वैंक भी कूड़े वूड़े में टॉक्सिन बन गए, पोल्यूटेड हो गए। अभी तक उनको साफ़ नहीं किया गया, अभी तक ये टैंक्स को रिवाइव नहीं किया गया। ये टैंक्स जो हैं सारे इंडिया में, ये कई लाखों के टैंक्स हैं। सैटेलाइट इमेजेस से आप गिन सकते हैं कि कितने टैंक्स हैं, छोटे मोटे बड़े बड़े टैंक्स बहुत सारे इंडिया में हैं। अब इनको रिवाइव किया जाए,
इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ, तो फिर ड्राउट कम होगी, जो बारिश आए ना आए लोग रह सकेंगे। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है ना, बहुत प्रैक्टिकल बात है। अब ये चीज़ें नहीं हो रही। अब नॉलेज सिर्फ सेमिनार कर दिया, कॉन्फ्रेंस कर दी, उसमें लोग आगे बोल दिया, उससे काम नहीं चलेगा। लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। इसी बात की चर्चा हम कर रहे थे कि जब आप केवल ये कह के बताएंगे कि ये भारत का इतिहास है, भारत का इतिहास है, भारत है, तो एक समय के लिए ठीक है, लेकिन उसके बाद व्यक्ति नहीं जुड़ना चाहेगा, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल बेनिफिट्स जब मिलते हैं तो नॉलेज की वैल्यू होती है। जब आप साइंस की बात करते हैं, आपके हाथ में मोबाइल रहता है, तब आप साइंस पर बिलीव करते हैं जी। तो इसीलिए जब आप इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उससे कुछ प्रैक्टिकल या कुछ निकलना चाहिए, इक्विपमेंट या कुछ टेक्नोलॉजी निकलनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप फिर फिर वो डिज़ायर नहीं रहती, नीड बन जाती अब है। देखिए, एक IKS है जो बहुत फेमस हो गया है, वो है आयुर्वेद। वो भी IKS है, लेकिन आयुर्वेद में जो मेजर रिसर्च हो रही है वो अमेरिका में हो रही है। मेजर रिसर्च आयुर्वेद में जो अब ये रिसर्च हो रही है, जो जीन्स है, जेनेटिक्स हैं, जिसको एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। आयुर्वेद का जेनेटिक्स के एपिजेनेटिक्स पर क्या असर होता है, ये रिसर्च हो रही है। मेडिटेशन का क्या असर होता है, जब आप मेडिटेट करते हैं तो क्या असर होता है आपके एपिजेनेटिक्स में। जब आप डाइट है, जिस तरह की डाइट है, उसका क्या असर होता है। वेदर, क्लाइमेट का क्या असर होता है। अब ये इतने सारे वेरिएबल्स हैं, आप तो इंजीनियर हैं, आप जानेंगे कि ये लाखों वेरिएबल्स हैं। ये मैन्युअली आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकती है। तो कितने लाखों वेरिएबल्स हैं किसी की लाइफस्टाइल में, किसी की लाइफस्टाइल में, और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है। हाँ, क्या डिजीज़ हुई, क्या डिजीज़ नहीं हुई, किसको क्या हुआ, किसकी क्योर हो गया, ठीक हो गया डिजीज़, ये सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाला जा रहा है और ये कोरिलेट करके नए नए इलाज निकाले जा रहे हैं। हार्वर्ड में हो रहा है, हार्वर्ड में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। मैं वहाँ गया था करीब 4-5 साल पहले, और मेरे को हैरानी हुई कि जितना भी ये रिसर्च कर रहे थे, ये सब इंडियन नॉलेज सिस्टम के अनुसार ही कर रहे थे, लेकिन कभी वो एडमिट नहीं कर रहे कि ये इंडिया से बात आई। उनको मैंने पूछा कि आप क्यों नहीं एक्नॉलेज करते कि इंडिया से आई है और इंडिया को कुछ रॉयल्टी भी देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो, आई होगी इंडिया से, आई तो है, प्राइवेटली तो बोलते हैं, वीडियो हमारे कैमरा में भी उन्होंने एक्नॉलेज कर दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेहनत तो हम ही कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। इंडिया में इसके बारे में रिसर्च नहीं हो रही, हम कर रहे हैं तो ये हमारे ही बन गया। इसका मतलब हमारी जो IKS है वो अमेरिकन KS बन रही है, इंडियन नॉलेज सिस्टम वो अमेरिकन नॉलेज सिस्टम बन रही है। इसको हम डाइजेस्शन बोलते हैं। मतलब जो हमारी नॉलेज है वो कोई हड़प कर रहा है, वो हड़प करके अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अपने पैटेंट, अपने नई इन्वेंशन निकाल रहे हैं, नए यंत्र निकाल रहे हैं, और हम उसको भूल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, मतलब हम अपनी खुशियाँ तो खूब मनाएंगे कि हमने ये किया था, वो किया था, वाह वाह क्या किया था, लेकिन उसका जो एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो बाहर के लोग कर रहे हैं। इसका ये हमको देखना चाहिए। एक बार हमने मुंबई में 3-4 दिन का एक सेमिनार दिया था काफ़ी साल पहले कि इज़ द वेस्ट टेकिंग आवर नॉलेज एंड सेलिंग इट बैक। मतलब जो वेस्ट लोग हैं वो हमारे ज्ञान को पकड़कर, लेकर, हड़प करके, अपना बनाकर फिर हमको बेच रहे हैं। ये बात है। बहुत ढेर सारी बातें आपसे जानने को मिली राजीव जी। इसमें मैं आपके पास आऊँगा। विजय जी, आपसे एक चीज़ मुझे ये पूछनी है कि आप बचपन से ही टैलेंटेड थे, आप बाहर गए देश के, प्रेस्टीजियस आपने जॉब की, हाईली एजुकेटेड हैं आप, तो जो आपने किया है अपने बच्चों के साथ इंस्पिरेशनल है। लेकिन एक जो माता पिता जो भारत में हैं, बहुत ज़्यादा, अभी तो खैर जनरेशन पढ़ रही है, बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं है, या दोनों माता पिता काम कर रहे हैं, इतनी एजुकेशन उनमें नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के लिए तो बेस्ट चाहते हैं। तो आपके फुटवर्क पर या आपने जो कार्य किया है उस पर चलना उनके लिए बहुत डॉन्टिंग है, बहुत हॉरिफिक है कि आप तो लगे रहे बच्चों के साथ कि उनको स्कूल से निकाल कर आपने उस पूरे सिस्टम को मैनेज किया। अगर आज का कोई पेरेंट करना चाहे तो, और अगर वो इतना आपके जितना एजुकेटेड नहीं है, तो उसके लिए क्या रास्ता बचता है? बहुत कुछ रास्ता है। जब अमेरिका में ये होम स्कूल वाले, वो हाई स्कूल भी नहीं पास हुए वो पेरेंट्स, किंतु वे वो करते हैं होम स्कूल। ऐसा कोऑप बना के
और उसमें बच्चों को जोड़ के और बाहर से कोई पेरेंट कोई समर्थ है तो वो पढ़ाते हैं, नहीं तो वो बाहर से शिक्षक को लेके आते हैं। सो एक तरीका है। हमारे सिस्टम में पुस्तक में भी दिया है भी गुरुकुल कैसा चलता था 1800s में 1700s में भारत में। और एक विलेज स्कूल मास्टर था, एक ही व्यक्ति, और 100-200 छात्रों को पढ़ाता था। सो पढ़ाने में ऐसा कुछ बहुत बात नहीं है, अच्छा व्यक्ति मिल जाए तो पढ़ाने के लिए। सो संकल्प लेना चाहिए पहले। अब इस पुस्तक में एक केस स्टडी, वो एक मद्रास में एक स्टोरी है। ब्रिटिश सोल्जर्स और ऑफिसर्स ने नेटिव लेडीज़ के साथ बच्चे पैदा करने के बाद वो छोड़ के गए। ये सब अनाथ बच्चे हैं चेन्नई में 1800s में। और एक स्कॉटिश एंड्रू बेल करके एक स्कॉटिश इवेंजलिस्ट, वो ट्यूटर था, वो प्रीस्ट भी था और ट्यूशन भी लेता था अमेरिका में। सो उसको बुला के तुम इंडिया जाओ, क्योंकि बहुत कुछ ऑर्फन बॉयज़ है। मद्रास मेल असाइलम एग्मोर, मद्रास एग्मोर स्टेशन है, उसके पास एग्मोर रीड आउट करके एक बिल्डिंग में उन सब बच्चों को वो ब्रिटिश ने कुछ करना है, क्योंकि ये भी हमारा बच्चा है। सो इसीलिए वो एक मिशनरी को भेज दिया। सो वो मिशनरी आके वो एंड्रू बेल ने कहा कि क्या ये बच्चे अच्छी तरह नहीं पढ़ते थे, कोई लीडरशिप और गाइडेंस के लिए कोई माँ बाप नहीं है, वो सब ऑर्फन लोग हैं। और वो उसको बहुत भ्रम हो गया, क्या करना है नहीं जानता था। सो एक दिन वो वॉकिंग समय उसने मलबार स्कूल, वो पाठशाला जैसा देखा, जहाँ बच्चे सैंड में लिखना और पढ़ना सिखाते थे। सो वो उस सबको ध्यान से देख के उसको आइडिया आ गया। वो आइंस्टाइन जैसा यूरेका कह के वो आके उसको आइडिया आया कि, और उसने नोटिस किया कि बड़ा बच्चा छोटा बच्चों को सिखाता है। सो एक ही अध्यापक रहना चाहिए, और वो एक हायरार्की जैसा, तो जो जिसके पास ज्ञान है वो छोटे बच्चों को सिखाते हैं, और ऐसा, और उनका भी ज्ञान दृढ़ हो जाता है। सो ऐसा मॉनिटोरियल सिस्टम, एक मद्रास मॉनिटोरियल सिस्टम, बड़ा वाला पेपर लिखा उन्होंने, वो बहुत फेमस बन गया इंग्लैंड में। वो 10 years रिसर्च किया हमारा सिस्टम को, गुरुकुल का पद्धति को। और उसके पहले वेस्ट में लिटरेसी नहीं था, सिर्फ 5 या 6% लिटरेसी था वेस्ट में, क्योंकि मास स्केल में एजुकेशन देना बहुत मुश्किल था। कैसे देंगे, बहुत महंगा भी था। लेकिन भारत में 17th सेंचुरी जर्मन्स आके बोले कि 99% लिटरेसी है, 95% लिटरेसी है, सब लोग लिखना पढ़ना जानते हैं। ऐसा हमारे पद्धति से, एजुकेशन पद्धति से, ये मॉनिटोरियल सिस्टम, एक मॉनिटर को स्टूडेंट को ही अन्य स्टूडेंट को, छात्रों को शिक्षण करने के लिए एक सिस्टम था। सो वो गुरुकुल सिस्टम है। सो वो बहुत बड़ा बन के देन उधर से अमेरिका में ये लैंकेस्टर सिस्टम पूछ के वो अमेरिका में भी मास एजुकेशन हुआ। सो उन पेपर्स में वो लिखा है भारत का शिक्षण पद्धति स्टीम इंजन से ज़्यादा प्रभाव है उसका, क्योंकि सब लोग को शिक्षण मिल जाता है। सो ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, संकल्प लेना है और एक कोऑपरेटिव जैसा बन के सिस्टम करना है। और अब भी ये लैंकेस्टर सिस्टम, ये मद्रास मॉनिटोरियल सिस्टम वो था, वो अभी भी जिंदा है भारत में। एक छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, एक Tier 3 सिटी है बिलासपुर, उधर एक 83 year old विद्वान है, विदुषी है, उसका नाम है पुष्पा दीक्षित माता जी। व्याकरण का गुरुकुल है, स्पेशलाइजेशन है उधर। छोटी छोटी बच्चे 5 years to 50 years वो उधर आके शिक्षण लेते माता जी के साथ। और 83 year old लेडी, एक ही व्यक्ति, लेकिन वे सब
व्याकरण एक वर्ष के अंदर पढ़ते हैं और बहुत ज्ञान है उनका। मेरे बच्चे उधर गए हैं, इसीलिए मैं फर्स्ट हैंड जानती हूँ। तो ऐसा लोग हैं, उनको पद्मश्री या पद्म विभूषण नहीं मिलता है, लेकिन वो काम करते हैं ऐसा। पाणिनि शोध संस्थानम इति नाम है उसका। सो ऐसा व्यवस्था है, हम ढूंढना, संकल्प लेना है और देन उसके बाद ढूंढना है। ऐसा बहुत कुछ अध्यापक पैशन से सिखाते हैं, तो उनको सबको ढूंढ के व्यवस्था करना है। इसमें मैं एक वीडियो आपकी देख रहा था, क्या आपने भी कोई सिस्टम बिल्ड करना शुरू किया है? हाँ, सो हमारा तो एक अगस्त्य गुरुकुलम प्रारंभ किया। ऐसा इंडिक नॉलेज संस्कृत माध्यम से एजुकेशन है उधर। हम कंठस्थी करना और संस्कृत व्याकरण में सब सिखाते हैं। लक्ष्य है कि फ़ीस नहीं लेंगे, बट फ़ीस लेते हैं। जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनको लिए निःशुल्क देते हैं। और हम तो बिज़नेस नहीं है, नॉन प्रॉफिट है। और उधर मेरा जो अनुभव है शिक्षण में, वो सब डाल के बहुत कुछ पेरेंट्स पूछते थे कैसा करना। सो IIT मुंबई के साथ गणित के लिए सिलेबस सब डाल के, भारतीय गणित भी बहुत अच्छा है इन द सेंस दैट जो छात्रों को जो बहुत ड्राई समझते हैं, इच्छा नहीं है, वो आकर्षक नहीं है, वो हमारे गणित में लीलावती एक भास्कराचार्य का ग्रंथ है। सो उसको पढ़ेंगे तो मालूम पड़ता है कितना उसमें छंदस है, उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, बहुत सुंदर काव्य है, और गणित का भी विषय है। सो ऐसा रसपूर्वक है। सो गणित एक ड्राई सब्जेक्ट नहीं है, पर रस को जोड़ के हमारा पद्धति में सब रस को जोड़ के सिखाते हैं। सो नवरसा भी हम अनुभव कर सकते हैं हमारा ग्रंथों से। सो इसी रेलेवेंस के बारे में बोला। सो ऐसा रेलेवेंट है शिक्षण में, गणित शिक्षण में। सो ऐसा सब जोड़ के हम करिकुलम करके किंडरगार्टन से 8th तक है अगस्त्य गुरुकुलम। ऑनलाइन, प्रेडोमिनेटली ऑनलाइन एजुकेशन है। बेंगलोर में एक फिजिकल गुरुकुलम भी है। अच्छा, नहीं, बहुत सुंदर है कि एक इनिशिएटिव आपने लिया है उन पेरेंट्स के लिए, एटलीस्ट जो चाहते हैं इस रास्ते पर बढ़ने के लिए। मैं एक कुछ कहना चाहता हूँ। इन्होंने बताया कि जो स्कॉटिश आदमी था ना, इंडिया में आके उसने मद्रास सिस्टम ऑफ एजुकेशन सीखा और फिर इंग्लैंड में जाके उसने किया ये सिस्टम, ताकि इंग्लैंड में लोग सीख सके एजुकेशन। इंडिया से इंडियन एजुकेशन सिस्टम, IKS का एजुकेशन सिस्टम इंग्लैंड गया। उसका प्रूफ ये है कि वेस्टमिंस्टर एबी जो है ना, वो तो बहुत फेमस जगह है इन लंदन में, वहाँ पर ये एक कार्विंग है। ये आप मैं लगा दूंगा स्क्रीन। ये है पेज 307 में। इसके ऊपर लिखा है कि ये दिस इज़ टू ऑनर दिस मैन एंड्रू बेल, जिसने इंडिया जाके किया, और इन लोगों के बारे में कि ये सिस्टम की क्या क्या खूबियाँ हैं, इनको एक्नॉलेज किया। वो अब आज तक वो है, आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए ये जो खूब बात ये है कि 99% इंडियंस को इसके बारे में शायद मालूम ही ना हो। ये मालूम ही ना हो कि अंग्रेज़ों ने इंडिया से क्या IKS निकाला और उसको ब्रिटेन में जाके डाइजेस्ट करके बनाया उन्होंने अपने आप का, और फिर उन्होंने उसको जिस आदमी ने किया उसको ऑनर किया कि ये आदमी हमारे इंडिया से ये लेके आया। उसका लिखा भी है, दिस इज़ कॉल्ड मद्रास मॉनिटरिंग सिस्टम, मद्रास सिस्टम ऑफ एजुकेशन, नाम भी उसका यही है। राजीव जी, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ गया। अभी आपने कंठस्थीकरण की बात की थी, आप काफ़ी सीनियर हैं और आपने कई अभी आगे जनरेशन्स देखी हैं। हमेशा हम क्या करते हैं, हमारे आगे जो जनरेशन आती है उसको हम गाली तो देते ही हैं कि ये बिगड़ी हुई जनरेशन है। आपने 1-2 जनरेशन को दी ही हुई है। अभी मैं जब काम कर रहा हूँ, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ लेकिन 30 का हो गया हूँ, तो मेरे सामने भी 20 के 22 के बच्चे आते हैं जो काम करते हैं। तो मैं शॉक्ड हूँ अभी कि हम लोग जब थे, आई थिंक वी आर द लास्ट जनरेशन टू रिमेंबर फ़ोन नंबर्स और रखना। फिर गूगल आया और ऑटो करेक्शन आ गया, तो उसके बाद से कुछ चीज़ों की स्पेलिंग्स हम भी अब गलत करते हैं। अभी की जनरेशन को मैं देख रहा हूँ, उनको स्पेलिंग्स आती ही नहीं।
मतलब दे कैन टॉक इन इंग्लिश, बट उनसे आप लेटर लिखवा लो या एक वर्ड भी दे दो, दे कांट राइट। दे आर ओवरली डिपेंडेंट ऑन कि गूगल और चैट जीपीटी सही करा दे। इसमें कंठस्थीकरण की मैम ने बात की कि किस तरह से हमारी गुरुकुल पद्धति में भी शुरू के 3-4 साल तो आपको कंठस्थ ही कराया जा रहा है चीज़ें। इसका मजाक भी उड़ता है आज सोशल मीडिया पे। मेरे ही कोहॉर्ट में कई लोग हैं जो इस पर वीडियोस बनाते हैं कि रट्टू तोता बनाना, कंठस्थ कराना ये कोई विद्या है, इसका आप प्राउड करते हो। तो इस पर आपका क्या कहना है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब लोग कुछ याद ही नहीं करते हैं, दिमाग पर जोर ही नहीं रहता है। किसी से अगर मैं पूछूं कि 20 श्लोक भी भगवद गीता के बता दे तो शायद ही बता पाएंगे, और फिर उसको वो अचीवमेंट भी नहीं मानेंगे कि क्या है 20 श्लोक याद कर लिए। तो ये कितना ज़रूरी है हमारी, क्योंकि अभी मैं जनरेशन देख रहा हूँ दे कांट इवन राइट। तो देखिए अब अमेरिका में एक आप गूगल कर सकते हैं, आप लोगों को जो बच्चों को गूगल का ज़्यादा शौक़ है, एक्सेलरेटेड लर्निंग। एक्सेलरेटेड मतलब जल्दी से लर्न करना, सीखना जल्दी से। ये एक बहुत सिस्टम पैदा हो चुका है पिछले 20-30 साल में, ताकि लोग लैंग्वेज सीख सकें, मैथमेटिक्स सीख सकें, जो कुछ भी सीखना है जल्दी जल्दी सीख सकें। अब आप उसकी हिस्ट्री देखें, जो भी एक्सेलरेटेड लर्निंग के जो फाउंडर्स हैं, लीडर्स हैं, वो एक आदमी था लोज़ानॉफ उसका नाम था। वो ईस्ट यूरोपियन आदमी था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर उसने ये एक्सेलरेटेड लर्निंग सिस्टम शुरू की थी और फिर वहाँ से पैदा हुई। वो इंडिया से लेके आया था। उसको सोवियत यूनियन ने भेजा कि जाके तू देख कि इंडिया में कोई ख़ास पावर्स हैं, गुरुज़ में, योगीज़ में, क्योंकि CIA इंडिया के बारे में रिसर्च कर रही थी कि शायद ये जो योगीज़ हैं इनके खूब शायद पावर हो, और ये पावर की शायद मिलिट्री फ़ायदा हो सकता है। तो उन्होंने स्टडी किया। ये CIA स्टडी योगा बहुत फेमस बुक्स हैं इसके बारे में कि वर्ल्ड वॉर 2 में क्या क्या रिसर्च कर रहे थे। उनका कहना था कि शायद ये इस तरीके से हमको मालूम हो सकता है कि जो सोवियत यूनियन है उनकी मिसाइल्स कहाँ कहाँ हैं, तो हम उनको वहाँ अटैक करना चाहते हैं। इस तरह वो समझते थे कि योगिक पावर्स हैं खासकर। तो इसलिए सोवियत यूनियन वो भी ये रिसर्च करना चाहते थे कि ये योगिक पावर्स क्या हैं, हम सीख सकते हैं। तो उन्होंने इस आदमी को भेजा, ये न्यूरो साइंटिस्ट था, ताकि ये जाके स्टडी कर सके। तो उसने आके फिर रिपोर्ट लिखी कि मुझे कोई इतनी पावर तो कोई दिखाई नहीं दी, लेकिन ये मेरे को हैरानी हुई कि इन लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी है। ये बहुत हज़ारों लाइन वर्सेस श्लोक याद कर सकते हैं। तो ये कैसे हो सकता है, मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, क्योंकि न्यूरो साइंस के अनुसार इतनी मेमोरी हो ही नहीं सकती किसी की। उनका ये कहना था। ये 1950s की बात है। तो फिर उनको भेजा गया और उन्होंने कई पुस्तकें लिखी के ये जो लोग हैं ये मेमोराइज कैसे कर सकते हैं। तो उनकी बहुत थियोरी निकली कि ये जो मेमोराइज करते हैं किस प्रकार मेमोराइज कर सकते हैं, और वो मेमोराइज करने के बाद इसका क्या फ़ायदा होता है, क्या उनके IQ में फ़ायदा होता है, क्या उनकी लाइफस्टाइल में फ़ायदा होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, इंटेलिजेंस बढ़ती है, सारा कुछ बढ़ता है। तो ये एक्सेलरेटेड, इसका नाम फिर बन गया एक्सेलरेटेड लर्निंग। तो इसका मतलब ये भी एक एग्जाम्पल है कि वो लोग हमारी ये चीज़ लेकर गए और हम उसकी निंदा करते हैं कि शायद उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। ये प्रॉब्लम है। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि जो अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे बढ़ रहा है और ह्यूमन इंटेलिजेंस को पीछे छोड़ देगा। और ये ह्यूमन इंटेलिजेंस शायद बेकार हो जाए, ये लोगों का तो यही कहना है। लोगों का कहना यह है कि अब मेरे को मैथमेटिक्स सीखने का फ़ायदा क्या, मैं मशीन में बता देगा, मेरे को कुछ सीखने का फ़ायदा ही नहीं। इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं कि नॉलेज का भी फ़ायदा नहीं। आप IKS भी एक AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाल सकते हैं, जब जरूरत पड़े पूछेंगे वो बता देगा। तो इसका मतलब मेरे को कोई भी चीज़ नॉलेज की पढ़ने का भी ज़रूरत भी नहीं, स्कूल जाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा जानता है। मुझे जाने का क्या फ़ायदा, ठीक है ना, मुझे स्कूल जाने का क्या फ़ायदा, क्योंकि ये जो कंप्यूटर है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये तो सब कुछ ही जानता है, तो मैं क्यों पढ़ने में, तो बेकार की बात है ना। अब ये भी आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट है। अब मैं कहता हूँ कि
जो ये आर्ग्यूमेंट भी सच है क्योंकि ये जो नॉलेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आई जा रही है, ये इतनी ज़ोर से आ रही है, इतनी ज़बरदस्त आ रही है। चैट जीपीटी तो छोड़ो, लोगों को, अब डॉक्टर्स को पढ़ने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि चैट जीपीटी बता दे, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता देगा जो भी नॉलेज चाहिए। रिसर्च इससे हो रही है, इंजीनियरिंग हो रही है, सर्किट डिज़ाइन, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, डिजिटल, सारा कुछ एआई बना रहा है। रोबोट्स सोल्जर्स को भी रिप्लेस कर देंगे। जो बनाई जा रहे हैं रशिया, चाइना और यूएसए, मिसाइल्स और ड्रोन एयरप्लेन्स, तो फाइटर पायलट की भी ज़रूरत नहीं है। विदाउट ह्यूमन पायलट स्पेस क्राफ्ट मार्स जाके कॉलोनी बना के फैक्ट्रियाँ तैयार व्यार करके वहाँ जो प्रोडक्शन है वहाँ वापस अर्थ पर लाकर विदाउट एनी पर्सन, कोई ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत नहीं। अब कई फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं आजकल जिसमें 5-10 हज़ार लोगों की ज़रूरत होनी थी, 1-2 लोग हैं सिर्फ। तो ये जो फ्यूचर है, रियल क्वेश्चन होना चाहिए इसमें, ह्यूमन जो इंसान है उसकी लेबर का क्या फ़ायदा होगा, इंसान की जॉब कहाँ होगी, जॉबलेस बनेंगे। ये सारा कुछ हमने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुक में लिखा है काफ़ी साल पहले। ये रियल प्रॉब्लम है। और ये जो बच्चे कह रहे हैं कि मैं तो पढ़ूंगा नहीं, लिखूंगा नहीं, मुझे क्या फ़ायदा, मैं तो मौज करूंगा, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग हैं वो सोसाइटी को डराना नहीं चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई लॉज बन जाएंगे। वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आपको काम नहीं करना होगा, रोबोट आपका काम करेगा और आप ऑफिस जाएंगे, बैठे रहेंगे, चाय वाय पिएंगे, मौज करेंगे, बैंड बजाएंगे और आपका एआई काम आपका करेगा। ये तो बोल रहे हैं। लेकिन यदि आपका काम एआई कर रहा है और मैं मालिक हूँ, तो मैं आपको जॉब से निकाल दूंगा, मुझे क्या फ़ायदा है जॉब को रखने का। तो मतलब जो कह रहे हैं कि ये फ्री टाइम बहुत हो जाएगा, फ्री टाइम बहुत नहीं होगा, लोग ही कम हो जाएंगे, लोगों की ज़रूरत कम होगी। डीपॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन, अब ये 8 बिलियन पीपल हैं, तो उसके लिए 1/10 की ज़रूरत है, 90% लोगों की ज़रूरत भी नहीं होगी। अब देखिए, ये पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है, ब्रिटेन में और फ्रांस में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तब भी यही बात थी। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक तरह का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। उस रेवोल्यूशन के कारण ही ब्रिटेन कॉलोनाइज कर सका इंडिया को। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना होता, इंडिया में बहुत मैन्युफैक्चरिंग थी, टेक्सटाइल थी, स्टील मैन्युफैक्चरिंग थी, वो पर बिजली से नहीं चलती थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ मतलब ये फैक्ट्रियाँ बिजली से चलनी होगी, तो उसका इतनी ताकत बढ़ी। जो 500 लोग काम करते थे, अब वो मशीन काम फैक्ट्री चला के काम कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी अच्छी होगी, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगी। तो उसके कारण ब्रिटेन और फ्रांस, पहले ब्रिटेन ने शुरू किया, फिर फ्रांस ने भी लगा दिया, ये दोनों इंडस्ट्रियल पावर्स बन गई, आपस में लड़ रही थी, आपस में उनका वॉर हो रही थी ब्रिटेन और फ्रांस की। लेकिन बाकी दुनिया पे दोनों कब्जा कर लेते, किसी ने फ्रांस, किसी ने अफ्रीका कब्जा किया, किसी ने एशिया किया। ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज़ निकाली, फ्रांस ने अपनी कॉलोनीज़ निकाली, और सारी वर्ल्ड चेंज होगी, कॉलोनाइज होगी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बाकी कंट्रीज़ compete ना कर सकी। आज कल जो पहले ज़माने में ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस हुआ था, अब यूएसए वर्सेस चाइना हो रहा है, यूएसए वर्सेस चाइना हो रहा है। आपस में भी लड़ रहे हैं, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस भी लड़ते थे, लेकिन दोनों अपनी नई नई कॉलोनीज़ बना रहे हैं। अब चाइना ने बनाया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पाकिस्तान को हड़प करेंगे, कॉलोनी बना देंगे। अफ्रीका में काफ़ी ऐसी कॉलोनीज़ हैं, और अमेरिका भी अपने बना रहा है, अपनी कॉलोनीज़ बना रहा है। अब साउथ में, वो साउथ अमेरिका में अब वो मैक्सिको, कनाडा को, ये वो चीज़ें, कंट्रीज़ को और हड़प करने की कोशिश करेंगे। तो ये दो जो पावर्स हैं, ये बाकी वर्ल्ड को डोमिनेट करेंगी और आपस में भी लड़ेंगी। और इसमें इंडिया का क्या होगा, ये सोचना चाहिए। इंडिया में टेक्नोलॉजी अपनी हमारे नहीं है, हमने अपने लोग बेच दिए हैं। जो एआई इंजीनियर्स थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, हमने उनको रेंट कर दिया है, किराए पर दे दिया है, ताकि माइक्रोसॉफ्ट तुम बनाओ, गूगल तुम बनाओ। ये लोग बना रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे लोगों के दिमाग से, और हम नहीं बना रहे।
हमने उनको बेच दिया एक तरह से, क्योंकि पैसे बन जाएंगे जल्दी से। ये तो बुरी बात है ना ये किया। तो इंडिया के पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है। इंडिया बाकी लोगों से जैसे कोई गरीब होता है उनसे भीख मांगता है कि हमको ये टेक्नोलॉजी दी जाए। तो ये जो फ्यूचर है जो आजकल के बच्चे कह रहे हैं, ये ठीक है, पर ये उससे भी ज़्यादा सीरियस बात है। ये उससे भी ज़्यादा सीरियस बात है कि ये सिर्फ लेज़ी नहीं हो रहे, तमसिक नहीं हो रहे, पर ये तो सारा देश की जो हमारी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे सपोर्ट करेंगे। जो मेरा तो ये कहना है कि जैसे इंग्लैंड और फ्रांस कितने पावरफुल बन गए और बाकी लोग गुलाम हो गए, आजकल अब ये होने वाला है। ये वर्ल्ड सिस्टम होने वाली है कि कितने सारे कंट्रीज़, अफ्रीका के कंट्रीज़ के पास कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने वाली नहीं है, कितने सारे एशियन कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। कुछ कंट्रीज़ बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे और बाकियों के ऊपर कंट्रोल रहेगा। और सेम कंट्री के अंदर भी बेंगलोर में शायद बहुत लोग अच्छे रहेंगे, उनको तो जॉब्स लगी ही रहेंगी, लेकिन बिहार में वो गरीब हो जाएंगे। लेकिन बिहार में जो लेबर के साथ काम होता है वो मशीनों से होगा, और जो बेंगलोर वाले लोग हैं वो मशीनें बनाएंगे, वो तो और अमीर बन जाएंगे। तो एक कंट्री के अंदर भी हैव्स और हैव नॉट्स, जिनके पास खूब पैसा और जिनके पास कुछ पैसा नहीं है, ये और बढ़ती जाएगी बात। सो ये जो सोशल प्रॉब्लम है, वायलेंस का प्रॉब्लम है, इसके कारण और बढ़ेगा। इसका क्या इलाज है, ये लोगों को सोचना चाहिए। और कितने सालों से मैं ये बातें AI लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी लोगों को, मिनिस्ट्री वालों को, वो ये बात सुनना नहीं चाहते, वो बातें सुनना नहीं चाहते। ये सीरियस प्रॉब्लम है, ये बहुत सैड इशू भी है। हाँ। राजीव जी, आपने जो बताया इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट और है। मैं आपकी वीडियो देख रहा था, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चली। और इनफैक्ट जब आप AI और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, होने वाले हैं, उस पर जब आप चिंतन करते हैं और जब आप ऐसे सोचते हैं, तो एक चिंतन और मैंने किया, और लकीली आप उस पर बात भी किए हो, इसलिए वो प्रश्न मैं यहाँ ला रहा हूँ कि जैसे जैसे हमारे पास पहले क्या थे, हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे। हम दूरदर्शन का इंतज़ार करते थे, संडे को चित्रहार आएगा तो बैठ के देखेंगे, तो वी वर काइंड ऑफ एक्साइटेड, और हम वेट करते थे कि हमारा फेवरेट गाना आएगा। फिर धीरे धीरे इंटरनेट आया, उसके बाद हमारे अब 1 क्लिक पे सब है। AI के बाद तो अब लगभग आर्ट की भी वैल्यू उस तरह से नहीं रह गई है कि एक बच्चा अगर 5 दिन में कुछ अच्छा बनाता भी है तो दूसरा बच्चा AI से बना के, तो वो वैल्यू रह नहीं गई जो आप बता रहे हैं कि स्किल्स में भी। तो अभी इतनी चीज़ें हमारे पास, प्लस आज जो ऑप्शंस हैं हमारे पास इतने ढेर सारे हैं कि जो ऑप्शंस की डिलीवरी कर रहा है उसको भी पता है कि किस पॉइंट पे स्टिमुलेट करना है। मैं नाम भूल रहा हूँ एक चैनल का, वो बच्चों को कार्टून दिखाता है, एक बहुत बड़ा, मुझे लग रहा है कि यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल है वो, बच्चों को पोएम्स, और तो वो उन्होंने स्टडी की है इस पे कि बच्चों को कौन से रंग अट्रैक्ट करते हैं, किस सैचुरेशन में। और फिर उन्होंने बच्चों पे स्टडी करने के लिए उन्होंने रूम्स में बच्चों को रख के वो प्ले किया है। उसके पीछे पूरा रिसर्च है, उनका एक चैनल नहीं, उनका ऐसे 10-20 चैनल होंगे। तो आप ओवर स्टिमुलेशन की बात कर रही थी, एक वीडियो में मैं देख रहा था, और तो मुझे ये क्लिक किया, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ जैसे जैसे ह्यूमैनिटी बढ़ती जा रही, AI आता जा रहा है, हम ऐसे सैचुरेट हो रहे हैं चॉइसेस से कि हमारे पास अब वो इनकैपेबल हो जाएंगे हम स्टिमुलेशन को ही लेकर, कि हमें कोई चीज़ अच्छी ही नहीं लगेगी, इतना अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई हैं। और आपने बोला कि जब आप बच्चों को बुक भी लेती हैं या कुछ पढ़ाती भी हैं, तो आप कोशिश करती हैं कि बहुत ढेर सारे चित्र ना हों। हाँ, उनका पैसिव इमेजिनेशन होता है, इमेजिनेशन जागृत नहीं होता है। हाँ। जब गणित का पुस्तक लेते हैं तो पहले तो सिंगापुर का पुस्तक, सिंगापुर मैथ लेके, तो उसमें क्लीन एक प्रश्न होगा और उत्तर के लिए स्पेस होगा, जस्ट ब्लैक एंड वाइट, चित्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। आजकल अमेरिका का ये शिक्षण पद्धति है, आया था न्यू शिक्षण पद्धति, वो डिस्कवरी मोड ऑफ एजुकेशन। बहुत कुछ बोलते हैं डिस्कवरी करने के लिए, वो फुल हम्बग है, वो उसमें शिक्षण नहीं होता है। इसी तरह क्लासिकल एजुकेशन है, लोग हैं जो हमारे से, भारत से एजुकेशन पद्धति डाइजेस्ट करके उधर क्लासिकल वेस्टर्न एजुकेशन के नाम पे वो शिक्षण करते हैं। ये शिक्षण ऐसा है कि 3 भाग है।
सो एलिमेंट्री स्कूल में छोटे बच्चे पात्र है तोता जैसा रिपीट करना. सो उस समय कंठस्थ का प्रधान इम्पोर्टेंस दे गई है, क्योंकि वो बच्चे आसान से कंठस्थी कर सकते हैं. सो उस समय अच्छे चीज़ को कंठस्थी करना है. नई शिक्षण में अमेरिका में भी हाइकू काव्य लिखो, तुम भी 2 लाइन का पोएम लिखो, ऐसा बोलते हैं. वेरस क्लासिकल शिक्षण में वो बोलते हैं नहीं, पहले 500 अच्छा वाला काव्य कंठस्थी करके करो, उसके बाद अपने आप समझ आएगा तुम लायक नहीं हो कविता लिखने में. तो अपनी शिक्षण पद्धति ह्यूमन एआई बना रही है. पहले आप अपने को फीड करो. सो एलिमेंट्री स्कूल में वो कंठस्थी करना का बहुत मुख्यत्व देते हैं, और वो आवश्यक भी है. तो हमारे शिक्षा में भी अष्टाध्यायी, अमरकोशा, सब कुछ कंठस्थ करना है. मीनिंग जाने, अर्थ जाने या नहीं जाने, वो उसका फिक्र मत करना, जस्ट कंठस्थी करना. उसके बाद सेकंड फेज में तर्क सिखाते हैं, वो कॉजेशन लॉजिक. सो तर्क का प्रधान होता है मिडिल स्कूल में. और तीसरा स्तर पे हम रेटोरिक बोलते हैं वेस्टर्न में, वो आर्ग्यूमेंटेशन. सो एक नया वाला विश्लेषण होता है, नया वाला प्रॉब्लम या समस्या आता है. सो उसमें हमको वो सब कुछ पढ़ा, कंठस्थी किया. सो वो सिचुएशन सब मेमोरी में है और तर्क का भी सॉलिड फाउंडेशन है. सो दोनों मिलके समस्या का तत्व क्या एनालाइज विश्लेषण कर सकते हैं. सो ऐसा था एजुकेशन. कुछ भी ऐसा आके डिस्कवरी करो, फैंसी कुछ भी करो, ऐसा नहीं था. सो ऐसा पद्धति में कुछ श्रम करना चाहिए, और 18 के बाद ही सब कुछ आर्ग्यूमेंटेशन सब कुछ आता है, क्योंकि कंठस्थी किया, लॉजिक और तर्क में भी शिक्षण मिला, प्राप्त हुआ. एंड देन अपने आप न्यू नया सिचुएशन को विश्लेषण करके, हाँ क्या बुरा है क्या अच्छा है, हम सोच सकते हैं, व्यक्ति सोच सकता है. सो ऐसा वेस्ट में भी हमारे से लेके ऐसा पद्धति. सो शिक्षण में दो चीज़ें, कंटेंट है और पद्धति भी है. कब क्या सिखाना है, और कंठस्थी करने में भी कैसा गद्य को कैसा कंठस्थी करे, पद्य को. सो बिकॉज पद्य तो छंदस में होता है, सो आसान है कंठस्थी करने में, बट गद्य कैसे कंठस्थी करेंगे. सो उसमें पद्धति है उसमें भी. कितने बार कंठस्थी करना है, कब कंठस्थी करना है. सो हम एक्सपर्ट्स हैं इस विषय में भारत में. सो ऐसा कंठस्थी को बहुत बुरा नाम है आजकल, बट ऐसा नहीं है, वो एक अलग साइंस है. कितने बार करना है, 2 बार रिपीट करना है या 1 बार, उसमें क्या फ़र्क है. सो ये सब एक अलग साइंस है. कब कितनी बार और पद्धति क्या है कंठस्थी करने में, वो सब पुनस्मरणम कब करना है, वो सब एक साइंस, अलग साइंस है, और हमको उसको जागरण करना है पुनः. बच्चों को ओवर स्टिमुलेशन से बचाना, ये कॉन्शियस डिसीजन था, ये कैसे आपके अंदर हाँ, आया? बिकॉज बहुत टीवी है एंड टीवी में गलत. सो टीवी एक संस्कार डालने का चीज़ है. हम नहीं जानते, वो एडवर्टाइजमेंट हो या टीवी, आजकल का टीवी बहुत सारी वोक आइडियाज़ उसमें लेके आते हैं. सो हम मेरे घर में टीवी नहीं है. बहुत 30 साल पहले तो टीवी नहीं है. और सो हम एंड एक ही फ़ोन था जब 18 ईयर्स मेरा ओल्डेस्ट सन को पहला फ़ोन 19 ईयर्स में मिला, पहला सेल फोन, बिकॉज वो विश्वविद्यालय गया अमेरिका में. सो और एंड एक फ़ोन है एंड सब लोग एक ही फ़ोन को उपयोग करते हैं. सो कम्युनिकेशन के लिए फ़ोन चाहिए. सो बट ऐसा स्ट्रिक्ट रहने में आजकल स्कूल जाए तो बहुत कष्ट होगा, बिकॉज फ्रेंड्स सबके पास फ़ोन रहेगा और वो प्रेशर करेंगे. बट होम स्कूल करेंगे तो बहुत सारे लोग टीवी बिना घर है, बहुत सारे घर है ऐसा.
संकल्प लेना है, वही मुख्य बात है। हम ऐसा जीवन करेंगे, ऐसा भिन्न पद्धति पे जाएंगे, ऐसा संकल्प करना है। क्योंकि इसमें यदि मैं किसी को कहूँ कि मैंने बच्चों को टीवी नहीं देखने दिया, बच्चों को 18-19 की एज में मोबाइल दिया, तो बहुत ऐसा मॉन्स्ट्रस देखेंगे कि कितना बच्चों को परेशान किया। बच्चों की इसमें क्या राय है? कंप्लेन करेंगे सारे बच्चे जैसे, बट मैं बोलूँगी उनको, मुझको भी उस घर का हस्बैंड चाहिए, उस घर का नौकर चाहिए और इस घर का कार चाहिए, बट नहीं मिल रहा है। एक पैकेज है, एक हम चुन नहीं सकते ना, इधर इसका नाक, उसका आँख, इसका कपड़ा, ऐसा लाइफ ऐसा नहीं होता है। एक पैकेज मिलता है और उस पैकेज को लेके हम कुछ बना सकते हैं। सो ऐसा ही मेरा भी है कि उसका, मेरे पास लड़की नहीं है, उस घर में लड़की है, वो लड़की हो तो अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। चॉइस नहीं है, लाइफ ऐसा ही है। एक्सपेक्टेशंस सब है ना, एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना। सो हमारे घर में हम टीवी नहीं देखते, तो बस केस क्लोज्ड है। इसमें एक प्रश्न और राजीव जी मैं पूछ लेता हूँ। इसमें ये भी प्रश्न बनता है कि फिर आपके बच्चों के दोस्त नहीं होंगे? सो वही बहुत बड़ा मिथ है होम स्कूलिंग में। तो पहला ये उत्तर देना चाहिए कि आपके मन में क्यों ऐसा ठीक लगता है कि एक 8 साल का बच्चा अन्य 8 साल बच्चों के साथ 8 घंटा बीतना अच्छा सोशलाइजिंग है। कोई उत्तर नहीं दे सकता, यही ऑप्टिमल सोशलाइजिंग है, राइट। और होम स्कूलिंग में हम सत्संग के बारे में बहुत सारे लोग भाषण दे चुके हैं, सत्संग का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। सो हम संघ को चुन सकते हैं, किधर हमारे बच्चे उधर बेचते तो अच्छा संघ होगा, ऐसा चुन सकते हैं संघ। और तीसरा तो घर में है तो इंटरजेनरेशनल लर्निंग हो, दादा दादी नाना नानी के साथ इंटरजेनरेशनल लर्निंग होगा, और अन्य और छात्रों को सिखा भी सकते हैं। सो ऐसा एक्सपोजर किधर भी नहीं मिलेगा। सो मेरे 2 बच्चे भी 18 इयर्स में हिंदी नहीं जानते, बॉलीवुड नहीं देखते, संस्कृत जानते थे। वो बिलासपुर में मैं उधर जाके 2 धोती और 2 शर्ट लेकिन मैं उधर बेच दिया, और 2 महीने में वो फ्लुएंट हिंदी में जोक कर सकते हैं, हास्य कर सकते हैं, वो माता जी के साथ। हाँ, सो ऐसा बिलासपुर में कितने दिल्ली वाले बच्चों उधर जाके 1 वर्ष कर सकते हैं। सो सोशलाइजिंग तो सब लोग ऐसा नहीं गुरुकुल के जा रहे नहीं कर सकते। दिल्ली वाले लोग वो स्कूल जाते हैं और सो कॉल्ड रेगुलर स्कूल है। सो सोशलाइजिंग का टेस्ट क्या है? केवल 5 स्टार जाना सोशलाइजिंग का टेस्ट नहीं है। एक गुरुकुल जाके लैंग्वेज नहीं मालूम, और यूपी से गांव किधर मध्य प्रदेश सागर इत्यादि वृंदावन से छात्र आते हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप करना, वो सब कठिन सोशलाइजिंग है। तो वो कर सकते हैं ऐसा सोशलाइजिंग। तो इस तरह की प्रश्न पूछना चाहिए, सोशलाइजिंग का मतलब क्या है। राजीव जी, अब हम लगभग पॉडकास्ट के अंत की तरफ बढ़ गए हैं। अभी एक चीज़ मेरे ध्यान में और आ रही है कि अभी रिसेंटली चाइनीज़ डीप सीक लॉन्च हुआ है, और उसके बाद से बहुत ढेर सारा ट्रेंड में चल रहा है। एक मीम लगातार आता है सोशल मीडिया पे कि यूएस ने चैट जीपीटी दिया, चाइना ने डीप सीक दिया, इंडिया हिंदू मुस्लिम करते रह गया। तो भारत कहाँ पिछड़ रहा है? मतलब एआई में कुछ आपको दिख रहा है? क्योंकि आप एआई फील्ड से भी रहे, आपका कंप्यूटर साइंस में स्टडी रही है, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप भी उसमें ही रही है। तो अभी आप उस पर स्टडी करते हैं कि छोड़ दिए हैं कि इंडिया किस रास्ते पर है? वो तो बहुत सीरियस बात है। तो इंडिया को स्टडी करना है तो पुरानी सिविलाइजेशन को भी करना है, आगे की जो फ्यूचर है उसको भी करना है। और मेरे को एआई की भी नॉलेज है और इंडियन सिविलाइजेशन की भी नॉलेज है। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि देखिए, एक तो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस में क्या अंतर है? कॉन्शियसनेस हिंदी में क्या कैसे बोलेंगे? चेतना। चेतना, चेतना, चेतना इज़ अ गुड वर्ड। तो चेतना और इंटेलिजेंस में क्या अंतर है? तो बात यह है कि इंटेलिजेंस जो है चेतना के बिना भी हो सकती है, क्योंकि आखिर जो फेशियल रिकग्निशन का AI सिस्टम है उसमें चेतना नहीं है, पर वो रिकग्नाइज कर सकता है। जो गाड़ी चलती है, सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी चलती है या ड्रोन चलता है, उसमें इंटेलिजेंस है कि कैसे करना है, पर उसमें चेतना नहीं है। तो इसका मतलब चेतना के बिना इंटेलिजेंस हो सकती है। और दूसरी भी बात है, कई हैं जिनमें चेतना बहुत है पर वो इंटेलिजेंस ज़्यादा नहीं है, ऐसे बुद्धू भी लोग हैं। तो इसका मतलब चेतना और इंटेलिजेंस अलग चीज़ें हैं दोनों। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंस बढ़ रही है, चेतना नहीं आ रही। तो फिर हमको ये सोचना चाहिए, हमारे जो अध्यात्म विद्या है, हमारा ज्ञान है, हमको सोचना चाहिए कि हम चेतना से कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो इंटेलिजेंस नहीं कर सकेगी, क्योंकि चेतना और इंटेलिजेंस में अंतर तो है ही। तो इसके लिए हमको सोचना चाहिए कि हम कुछ साधना से, कुछ मंत्र से, कुछ अपने पुराने ये शास्त्रों से निकाल कर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम जितनी मर्जी AI हो जाए वो ऐसी चीज़ होगी कि हमको वो छू नहीं सकेगी। ये हमको करना चाहिए। ये भारत कर सकती है, ये इंडिया के पास ये है। कॉन्शियसनेस साइंस, कॉन्शियसनेस टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और बात है, चेतना की टेक्नोलॉजी, चेतना की साइंस, ये भारत की खूबी हो सकती है। इसके ऊपर लोग सोच ही नहीं रहे। ये चीज़ बहुत फ्यूचरिस्टिक हो सकती है। नहीं, इसमें बहुत सही बात है, क्योंकि हम हमेशा होड़ में चले जाते हैं। हाँ, हो भी सकता है कि 5 साल में हम ले भी आए डीप सीक जैसा है, 2 साल में, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे हम करते क्या हैं? हम अमेज़ॉन का फ्लिपकार्ट बनाते हैं, हम ऊबर का ओला बनाते हैं, फिर हम डीप सीक का कुछ भारत का बना लेंगे। लेकिन ये कुछ ग्राउंड्स हैं जहाँ पर हम कुछ 0 to 1 का काम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम इसलिए ये एरिया हमारा रिसर्च का है, बहुत सालों से चलता जा रहा है, और ये हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मेडिटेशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सालों से यही कर रहे हैं, और उसमें रिसर्च भी करना चाहते हैं कि जो चेतना चीज़ है इसकी साइंस तो हमारे पास ही है सिर्फ, ये रिलीजन नहीं है, ये कुछ और ही चीज़ है। और ये भारत की उनकी रियल साइंस भारत की यही है, चेतना साइंस जो है। और इस पर कुछ भी काम नहीं हो रहा इंडिया में। ये बहुत अफसोस की बात है कि इंडिया में ये काम नहीं हो रहा। और ये जो इंडिया का जो आपका प्रश्न था कि इंडिया का क्या फ्यूचर है, इंडिया का फ्यूचर प्रॉब्लम बहुत है। आपस में इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत लग रहे हैं, बहुत पॉलिटिक्स में काफ़ी प्राण निकल जाती है, काफ़ी खर्चा होता है, प्राण निकलती है, और सारी जो अटेंशन है वो कि इलेक्शन में ये जीतेगा वो जीतेगा, क्या पॉलिटिक्स, उसमें हम लगे रहते हैं। ये काम चाइना में उनको वो नहीं टाइम वेस्ट करते, वो टाइम ही नहीं वेस्ट करते इस चीज़ पे। तो ये जो प्रॉब्लम है, चाइना जो है, चाइना नहीं सुधरेगा हमारे साथ, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि इतनी बड़ी कंट्री, इतनी मेजर कंट्री वो भी आगे निकल जाए। चाइना को नहीं चाहता। चाइना चाहता है आपस में लड़ते जाएं, इनको पीछे रखो, अटैक नहीं करना, इंडिया को अटैक नहीं करना, पर आगे बढ़ने भी नहीं देना। अटैक करना है तो पाकिस्तान से करवा लेना है, बांग्लादेश से करवा देना है, आपस में भी उनको लड़ाई करवा देना है। तो चाइना मिलिट्री इन्वेजन नहीं करने वाला, लेकिन और तरीके से हमको कंट्रोल करने वाला है। ये प्रॉब्लम इंडिया की बहुत सीरियस है, और इंडिया की आबादी भी बहुत बढ़ गई है। अब आप देखिए, हम कहते हैं बहुत खूबी है कि हमारी गवर्नमेंट ने कितने लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को मुफ्त की गैस दे दी, मुफ्त का उनको एजुकेशन मिलता है, मुफ्त की हेल्थ केयर मिलती है, सब कुछ सब्सिडाइज़ किया है, जो इंटरनेट है बड़ा सस्ता है। एक तरह से तो बहुत खूबी है, दूसरी तरह से ये शर्म की बात है कि उनको वो अपने आप अपने पैरों से पर खड़े होकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए। उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास इनकम नहीं है, तो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। देना तो चाहिए, हमारे लोग हैं तो देना तो चाहिए, लेकिन उससे अच्छा ये होता कि वो उनको देने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो अपनी मेहनत से काम कर सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं, उनकी आमदनी हो सकती है, और अपना वो रोज़गार जो भी उनके बजट है वो कर सकते हैं।
तो ये प्रॉब्लम्स इंडिया की बहुत सीरियस है। इंडिया में जो जीडीपी हम कह रहे हैं इतने % जीडीपी बढ़ गई है, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड है। जो बिलियनियर हैं वो और भी बिलियनियर बनते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो उनको नहीं इतना फ़ायदा हो रहा है, उनको तो गवर्नमेंट मुफ्त में दे रही है। मतलब जो लोग की बहुत हाई इनकम है, टॉप 1%, टॉप 10%, उनसे लेकर टैक्स लेकर गवर्नमेंट, फिर जो बाकी लोग हैं 50 करोड़ नीचे जो पड़े हैं, उनको फिर खाने पीने का इंतज़ाम करना पड़ता है। तो ये जो सिस्टम है, ये किस तरह का पिरामिड है, थोड़े से लोग ऊपर हैं, बहुत सारे लोग नीचे हैं, ये चल नहीं सकता। ये तो सोचना चाहिए ना। तो इसका क्या इलाज है, ये हिंदुस्तान में अभी तक नहीं है। उन लोगों को खुश रखना है ताकि वो हमको वोट देते जाए इमोशनली। उन लोगों को इमोशनली कहना है कि वाह हमारा IKS है, क्या बात है, हमारे इतने साल पहले ऋषि ने ये कह दिया था, उससे क्या काम बनेगा। तो इसीलिए ये हम इस जाल में फंसे हुए हैं कि इकॉनमी को चलाने के लिए थोड़े से लोग कर रहे हैं सारा कुछ, बाकियों को खुश रखना है, उनके वोट भी चाहिए। तो और उनको कैसे खुश रखना है, उनको लिए IKS को ऐसे जादू टूना नहीं होना चाहिए कि IKS ऐसा है, उस IKS का झंडा लगाएंगे और लोग खुश हो जाएंगे कि हम तो भी बहुत ग्रेट थे एक ज़माने में। IKS का ऐसे नहीं, ये IKS की बेइज्जती है। IKS को इस्तेमाल करना चाहिए कि आज उसका फ़ायदा हो, प्रैक्टिकल लोगों के लाइफ में फ़ायदा हो, उनकी इनकम बने, प्रोडक्शन बने, ज्ञान बढ़े। इसलिए हमको IKS को आगे निकालना चाहिए। आपको डेमोक्रेसी नहीं पसंद है? मेरे को लग रहा है कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी जब बनी थी ग्रीस में, कंट्रीज़ में जहाँ बनी थी, वो बहुत छोटे कंट्रीज़ थे। और जो सेनेटर जो था वो सेनेटर रोम में, ग्रीस में, इन जगह में जो सेनेटर था वो उसके नेबरहुड में जो लोग थे वो उनका सेनेटर था, वो मोहल्ले का लीडर था। एक तरह के आप मोहल्ले के लीडर को बना रहे हैं, वो तो सेनेट था। वो मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे लोग थे जिनके साथ रिश्ता था। तो यह तो इतनी बड़ी बात बनी है, इतना बड़े स्केल बन गया है, तो ये प्रॉब्लम है। और दूसरी बात आप समझें, जो इंडियन पहले ज़माने में जो थे, पहले ज़माने में डेमोक्रेसी इंडिया में नहीं थी। इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं थी, राजा था, छत्रपति था, लेकिन जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड हमारे नहीं थे। तो ये हमको समझना चाहिए। तो अभी चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, पर चाइना आगे बढ़ रही है। तो हम लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा आगे हैं क्योंकि हमें फ्रीडम है, हम डेमोक्रेसी है। चाइना वाले कहेगा बट हम खाना ज़्यादा खाते हैं, हमके पास हम ज़्यादा ओलंपिक में मेडल जीतते हैं, हम आपको मार सकते हैं, हम हमारे में दम है, आपके पास दम नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। तो उनकी भी बात सुननी चाहिए ना। प्रोग्रेस तो उन्होंने ज़्यादा की हमारे से। डेमोक्रेसी के हमको सिखाया गया था कि जो डेमोक्रेसी है वो लोग फ्रीडम है, उनके पास क्रिएटिव लोग हैं। जिनके पास डेमोक्रेसी नहीं है तो उनको दबा कर काम करवाया जा रहा है, तो वो साइंस में आगे नहीं बढ़ेंगे, वो सॉफ्टवेयर में नहीं आगे बढ़ेंगे। हमको तो ये बताया था कि हम सॉफ्टवेयर के सुपर पावर हैं, हमको बताया था ये। इंग्लिश लैंग्वेज हमारी को आती है तो इसलिए सॉफ्टवेयर सुपर पावर का फ़ायदा है। उनको इंग्लिश नहीं आती, वो नहीं कर पाएंगे। और चाइनीज़ को क्रिएटिविटी नहीं है, वो कुछ सिर्फ कॉपी कर सकते हैं, कोई नई बात नहीं निकाल सकते वो, क्योंकि उनके पास फ्रीडम नहीं है। हमको ऐसी बातें सिखाई गई थी। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सॉफ्टवेयर का ही तो है ना, तो उससे वो आगे कैसे बढ़ गए इतना, वो क्वांटम कंप्यूटर में कैसे आगे बढ़ गए। अब ये हमको चाइना के बारे में ध्यान से हमको सीखना चाहिए। और ये नहीं समझना चाहिए कि हम बहुत एरोगेंट हैं, प्राउड हैं, हम बहुत ग्रेट हैं, वो कुछ नहीं हमारे साथ। वो जो चाइना की ताकत है वो और ही चीज़ है, ये हमको सीखना चाहिए। और आपकी इसमें एक बात और मुझे स्ट्राइक की थी, अच्छी लगी थी, कि आपने बताया था कि जैसे क्रिकेट टीम है तो अब रोहित शर्मा को कोई डिसीजन लेना है तो सब वोट तो करेंगे नहीं करेंगे, हाँ, लीडर ही लेगा डिसीजन। डेमोक्रेसी से आप कंपनी नहीं चलाते। कोई कंपनी
मैनेजमेंट डिसाइड करती है, कोई जो लेबर है, वर्कर है, वो थोड़ा डेमोक्रेसी से करते हैं। मिलिट्री में कोई डिसीजन लेना, जो जनरल है उसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो कमांडिंग ऑफिसर है उसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो डिसाइड करेगा। वो ये नहीं कहेगा सारों से वोट लो या अब यहाँ जाएँ कि वहाँ जाएँ, ऐसे कभी नहीं होता। डेमोक्रेसी से आप कम्पीट नहीं कर सकते दूसरे के साथ। डेमोक्रेसी से आप अपनी मिलिट्री नहीं आगे लगा सकते, आपकी क्रिकेट टीम नहीं आगे, अपनी कंपनी नहीं आगे चल सकती। तो डेमोक्रेसी से आप पॉपुलर बात है वो हमेशा ठीक बात नहीं होती। पॉपुलर बात ये है कि हम लोगों को खिला पिलाकर, बैंड बजाकर, कुछ ऐसे वैसे इमोशनली मैनिपुलेट करके उनकी वोट ले लेते हैं। लेकिन जो इलेक्ट होते हैं लोग डेमोक्रेसी के कारण, वो कई बार तो बहुत अच्छे होते हैं पर कई बार अच्छे नहीं होते। अब जो प्रेसिडेंट जी है चाइना में, चाइना का ये रहा है कि पिछले 3-4 उनके जो लीडर्स रहे हैं, डिक्टेटर हैं, पर वो बहुत अच्छे लगे। माओ के बाद, माओ ने तो खूब मार पिटाई करके वो रेवोल्यूशन कराया, शायद फ़ायदा हो ना हो जो भी है। उसके बाद जो लोग आए चाइना में, वो डिक्टेटर थे पर वो बहुत ज्ञानी थे, बहुत लायक थे, बहुत ब्रिलियंट लोग थे। हमको ये भी सोचना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि यदि मोदी जी को 20 साल की टर्म दे दें कि आप 20 साल की, कोई 5 साल के बाद इलेक्शन नहीं होगी, 20 साल के बाद होगी, फ़ायदा रहेगा, क्योंकि कैपेबल तो हैं। इलेक्शन में एनर्जीज, इलेक्शन में ऐसी वूट पटांग एनर्जी होती है, और फिर आप बिल नहीं पास कर सकते कि ये है वो है। डिक्टेटरशिप में या तो डिक्टेटर बहुत ख़राब होगा, अपने सदाम हुसैन का बन जाए ऐसा होगा, या कोई रावण की तरह होगा, तो अब देश का प्रॉब्लम बहुत होगा। लेकिन वो जो अच्छा डिक्टेटर मिल गया, जैसे सिंगापुर में भी हो चुका है, तो वो तो बहुत कुछ आगे लगा अपने कंट्री को बहुत आगे लगा सकता है। विजय जी, एक प्रश्न मेरे मन में आपको आपकी स्टोरी को लेकर है कि यदि आप इंडिया में ही रह जाती, इंडिया में ही कार्य कर रही होती, या अपना प्रोफेशन इंडिया में होता, जैसे आपने बोला कि आप नोस्टाल्जिया जो था, जैसे कि भारत की याद है, भारत की संस्कृति है, कि कल्चर जो हमारे बच्चों में रहे, इसलिए आपने अमेरिकन स्कूल से बच्चों को वापस ले लिया, होम स्कूलिंग कराई। भारत में रहती तो भारत में भी ले लेती? हाँ, वो कर सकती थी, लेकिन जब होम स्कूल भारत में जो होम स्कूल करते हैं, उनको ऑप्शंस नहीं है। NIOS एक ही ऑप्शन है, CBSE ICSE में प्राइवेट एग्ज़ाम लिखना न साध्य है। इसीलिए CBSE स्कूल जाना है और स्कूल से CBSE लिखना है। प्राइवेट व्यक्ति CBSE नहीं लिख सकता है, वो अफसोस की बात है। इसीलिए मैं सब परिवार को लेके इधर आई, और मेरा एक चॉइस था स्कूल में डालूं, क्योंकि विश्वविद्यालय का वो ही पथ है, या होम स्कूल करूं और विदेश पुनः उनको प्रेष कर दूं। ऐसा ही हुआ। मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने आप पढ़ाई करके और विदेश का एक ही मार्ग था। बहुत अफसोस की बात है, मेरे बच्चे लोकल स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज अधिकार नहीं है उनका, लेकिन टॉप वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ वो अंगी करके वो स्वीकार करते हैं उनको, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है। हम अच्छे लोग को हम बाहर भेजते हैं, ये पॉलिसी द्वारा किया ये स्थिति। और जो ये अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, इससे कुछ राहत या इसमें कुछ ऐसा? इसमें कुछ इनफैक्ट ये पुस्तक में हम एजुकेशन पॉलिसी में भी पर भी लिखे हैं। ये पुस्तक में ये नया सब्जेक्ट्स ये लाया है, वो जो रीडिंग राइटिंग और मैथ्स स्टैंडर्ड्स था, अचीवमेंट्स था, वो और भी कम हो गया है ये ग्लोबल एजुकेशन द्वारा। ये ग्लोबल सिटीजनशिप, राजीव जी ने बोला, जो ग्लोबल सिटीजनशिप, कॉम्प्रहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन, सोशल इमोशनल लर्निंग, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये सब वो बेचते हैं, वो 21st सेंचुरी स्किल्स मान के वो बेचते हैं। लेकिन रीडिंग राइटिंग मैथ 8th स्टैंडर्ड लोग 2nd स्टैंडर्ड 60% के ज़्यादा 2nd स्टैंडर्ड लेवल नहीं पास कर सकते। ऐसा स्थिति है हमारा। हमने ग्राफ्स दिए हैं कि पिछले सालों में रीडिंग स्किल्स, मैथ स्किल्स का क्या ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है इंडिया में।
और ना नए नए सब्जेक्ट्स घुस गया एजुकेशन सिस्टम में, या बेसिक हम नहीं कर सकते, लेकिन ग्लोबल सिटीजनशिप का लक्ष्य है। हाँ, सो इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपकी ही व्याख्यान में सुना था कि बहुत से ऐसे कोर्सेज है जो वेस्ट में फेल हो गए हैं, अब वो इंडिया में सेल कर रहे हैं। इंडिया वेस्ट को कॉपी कर रहा है और इसलिए इसका मतलब हम एक स्टेप पीछे रहेंगे क्योंकि उन्हीं की कॉपी कर रहे हैं। अब ये जो वोक एजुकेशन वहाँ बहुत चली और ये डाइवर्सिटी एक्विटी ये चीज़ें बहुत चली, इंडिया ने कॉपी किया। अब इंडिया में DEI हर कंपनी में डाइवर्सिटी एक्विटी इंक्लूजन के HR डिपार्टमेंट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं और ऑडिटर्स आके आपको इवेलुएट भी करते हैं। वोक एजुकेशन आ रही है, पर अमेरिका में अमेरिकन लोगों ने इसके विरुद्ध रिवोल्ट किया और ट्रंप को ले आए। ट्रंप में चाहे जितने मर्जी प्रॉब्लम हो, लेकिन उसने कहा कि मैं ये सारा वोक एजुकेशन साफ़ कर दूंगा। DEI पहले दिन ही आके उन्होंने कहा कि मिलिट्री में कोई DEI, गवर्नमेंट में कोई DEI कुछ नहीं होगा ये। तो इंडिया इसका मतलब अब उनकी कॉपी कर रहा था, वो बदल गए, अब क्या करेंगे? हाँ, अब ट्रंप को जाके मिलेंगे, ट्रंप कहेगा अरे भैया तुम तो वो पहले डेमोक्रेट जो थे उनकी कॉपी कर चल रहे हो, अब इंडिया भी चेंज होगी उनको खुश करने के लिए। ये प्रॉब्लम है हमारी, क्योंकि हम अपनी स्थिति में, अपने सेल्फ में हमारी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है। हम यहाँ भाग रहे हैं या वहाँ भाग रहे हैं। इंडिया में फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल वालों के साथ जब हम बातचीत करते हैं, वो उनके मन में यही लगा कि हम चाइना के साथ मिलें या अमेरिका के साथ मिलें या रशिया के साथ मिलें। अरे भैया अपने साथ मिलो, पहले तो अपने साथ मिलो, क्यों उसके पीछे। ये प्रॉब्लम है हमारी। एक तो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है। चर्चा जहाँ पर जा रही है, जहाँ पर एंड हो रही है, वहाँ पर एक ही प्रश्न मुझे लग रहा है बचता है कि अगर US में भी ये चीज़ें हो रही हैं, जब जेंडर फ्लूइडिटी की बात करते हैं या फिर हम वो कल्चर की बात करते हैं, तो एजुकेशन में आ ही क्यों रहा है वहाँ पर भी? मतलब इसको आप ये मानना कि पूरी तरह से जो एजुकेशनल सेटअप या सिस्टम है वो लेफ़्ट और मार्क्सिस्ट ही कंट्रोल कर रहे हैं। ये इसके बारे में हमने जो बुक लिखी थी स्नेक्स इन द गंगा, उसमें पूरा हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन मार्क्सिज्म। हम लोग समझते हैं कि मार्क्सिज्म यूरोप से आई, अमेरिका तो बहुत कैपिटलिस्ट है, वहाँ कहाँ मार्क्सिज्म आएगी, लेकिन मार्क्सिज्म एक दूसरे प्रकार से आ गई अमेरिका में। अब ये सारी वो मार्क्सिज्म ही है, पर ये मार्क्सिज्म एक नई शक्ल में आ गई है। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है, यूनिवर्सिटीज़ में तो बहुत लेफ्टविस्ट है, बहुत लेफ्ट विंग यूनिवर्सिटीज़ में है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी ऐसा ही है। स्कूल दोनों तरह के हैं, कई कंट्रीज़ में, कई स्टेट्स में इस तरह के लेफ्ट विंग भी हैं, कई स्टेट्स में नहीं है। अब वहाँ बैटल ग्राउंड है। अमेरिका में जो बैटल ग्राउंड है, जो ट्रंप शुरू कर रहा है, वो है सारी एजुकेशन सिस्टम, किंडरगार्टन से लेकर PhD तक सारी एजुकेशन सिस्टम को वो चेंज करना चाहते हैं। ये लेफ्ट विंग वालों को निकालना चाहते हैं। जब उनकी इनाग्रेशन हुई, हमको इनवाइट किया गया था। आखिर मैंने उनके साथ उनको वोट नहीं दी, उनको कह भी दिया। उन्होंने मेरे को VIP इनवाइट दिया। मैंने कहा मैंने आपके लिए वोट भी नहीं दी, ना ही कभी डोनेशन दिया है। उन्होंने इसलिए इनवाइट किया क्योंकि जो उनकी हेड ऑफ एजुकेशन है, सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन, हेड ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने इनवाइट किया क्योंकि वो सीखना चाहते थे, डिस्कस करना चाहते थे, कंसल्ट करना चाहते एक्सपर्ट्स के साथ कि ये जो वोक एजुकेशन हमारे कंट्री में है, अमेरिका में, इसका क्या इलाज है, कैसे निकालना चाहिए। तो उन्होंने एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में, US गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट में एक एंटायर डिवीज़न बनाया। उसके एक डेप्यूटी सेक्रेटरी है उसके इंचार्ज, जिसका यही काम है कि सारे कंट्री में ये वोक और लेफ्ट विंग, ये DEI जो है, उनको ख़त्म करो। तो उससे उस ग्रुप के साथ हम थोड़ा हमारा वास्ता है, लेकिन ऐसा कोई हमारे इंडिया में किसी के साथ वास्ता नहीं है। इंडिया में चल रहे हैं, NEP को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। अब कल हमको इनवाइट किया गया था, किसी ने इनवाइट किया, उसमें 100 वाइस चांसलर्स थे। कल वाइस चांसलर्स, पॉलिसी मेकर्स, UGC के चेयरमैन, इस तरह के लोग थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में क्लोज्ड मीटिंग थी, पब्लिक के लिए नहीं थी, और वो हमारी बुक के बारे में डिस्कशन करना चाहते थे। लेकिन हमको पहले कह दिया था कि कोई कंट्रोवर्सी मत कर देना,
कोई एनईपी को ज़्यादा क्रिटिसाइज मत कर देना, ये बात है। अब देखिए ये प्रॉब्लम इंडिया में है, इसको आइडल वर्शिप कह सकते हैं आप तेंदुलकर के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते थे। अभी उसके जो लास्ट 3 साल थे वो उसमें ज़्यादा ही वॉज नॉट वेरी गुड, इतना अच्छा नहीं था। अब शायद विराट कोहली, रोहित शर्मा इतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन आप इतने वो भगवान की तरह हैं, देवता लोग हैं, उनको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। इसी तरह से ही हमारी एक कल्चर बन गई है कि किसी पॉलिटिशियन को, किसी को भी इतना ऊंचा चढ़ा देते हैं कि उसको फिर उसके बारे में आप कुछ अच्छे विचार से भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अब एनईपी ऐसी चीज़ है, अब एनईपी उसको नहीं आप कुछ कह सकते उसके अगेंस्ट। राजीव जी, बहुत सैड नोट पर हम एंड कर रहे हैं पॉडकास्ट को कि सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा होप नहीं है। लेकिन जब मैं प्रोजेक्शंस देखता हूँ, इनफैक्ट चैट जीपीटी या डीप सीक, किसी से भी प्रोजेक्शंस बनवाइए इंडिया के नेक्स्ट 50 ईयर्स, नेक्स्ट 100 ईयर्स, तो इंडिया सुपर पावर ही दिखता है, चाइना के भी ऊपर जाते दिखता है। तो जो आज पैटर्न्स में दिख रहा है, अगर हम उस तरह से कुछ कर पाएँ तो शायद वो सोने की चिड़िया वाली बात सच हो जाए। बट अभी जो हमने चर्चा की और जो हमें प्रॉब्लम्स और समस्याएं दिखी हैं विशेषकर एजुकेशन के सेक्टर में, तो उसमें साफ दिखता है कि जो टारगेट्स हैं वो बहुत बड़े हैं और अभी हमें पहले ज़ीरो पर ही हम आ जाएं। अभी तो हम निगेटिव में चल रहे हैं। इस चर्चा के बाद जो दर्शक हैं उनको ये एजुकेशन को लेकर बहुत ढेर सारी बातें पता चली होंगी, अपने बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट करे ना करे, बच्चों को ही देश को आगे ले जाना है। जब एक इंडिविजुअल मेहनत करके ऊपर आ जाता है तो फिर वो गवर्नमेंट भी उसको फैसिलिटेट कर देती है। लेकिन वो इंडिविजुअल कैसे आ रहा है, वो हमारे जो सिस्टम्स हैं, जो भारत के इंडिजिनस सिस्टम्स हैं, वही कर पाएंगे। और कॉपी करते हुए तो फिर हम कॉपी ही करते रह जाएंगे। जैसे आपने बताया, कॉपी करने में क्या होता है, आप स्मार्ट कॉपिंग नहीं करेंगे तो फिर गलत भी कॉपी कर रहे हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए इस चर्चा से। और दर्शकों को जो भी उन्होंने 1.5-2 घंटे देखा है उससे उनको बहुत लाभ हुआ होगा। और हमारा पुस्तक भी हिंदी अनुवाद में आ रहा है, आने वाला है। तो हु इज़ रेजिंग योर चिल्ड्रन आपकी लेटेस्ट बुक है। इसके पहले स्नेक्स इन दी गंगा आई थी। तो दोनों पुस्तक के माध्यम से आप समझ सकते हैं, दर्शक समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम में क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, क्या हमें दिया जा रहा है। और किसी भ्रम में मत रहें, पहले तो आप उसकी रियलिटी को समझें कि किस तरह से। इसलिए बच्चों को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ में लेकर सिखा सकते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाद में छाती पीटने से कुछ होगा नहीं कि सिस्टम ने ख़राब कर दिया या सेक्स एजुकेशन सब प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में आ रहा है, सेलफोन में आ रहा है। सो जो पेरेंट्स और अध्यापक हैं वो जान भी नहीं सकते क्या बच्चे क्या सीख रहे हैं। तो उसमें सावधान। इनफैक्ट पेरेंट्स को भी बहुत इजी लगता है कि अरे ठीक है हमने छोड़ दिया, वो अपना काम देख रहे हैं। बट इस पॉडकास्ट के बाद मुझे लग रहा है एक सीरियसनेस आनी चाहिए अपने बच्चों को लेकर। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। और धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। नमस्ते।